नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, वेलकम वेलकम, गुड इवनिंग। छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत। दोस्तों, रीजनिंग वाले कोर्स में आपका टॉपिक फाउंडेशन में पूरा हो गया था पजल, और यहां हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज। बेटा, परसेंटेज की 4 नंबर शीट चल रही थी अपनी। बढ़िया। और ये बहुत बेसिक प्रकार के बच्चों सवाल थे। हम लोग जो सवाल अभी पढ़ रहे हैं वो चल रहे हैं इनकम और एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चंस, जिनमें आय और व्यय की बात होती है। हमने इस शीट में बच्चों ने बताया जी 34 नंबर तक के सवाल कर लिए। भाई, डाउट क्लास आज नहीं है, थोड़ा वेट करो, पहले आगे पढ़ते हैं, उसके बाद डाउट लेंगे आपके। अरे अनुराग, पहले मेरी बात को सुन तो लो। पहले जो मैं कह रहा हूं मेरी बात को सुन तो लो भाई, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो। पहले मुझे बता दो बेटा, 34 नंबर तक सवाल में कोई डाउट किसी बच्चे का? 34 नंबर तक की कहानी में कोई डाउट किसी का? नहीं। बीच में आपकी 2 दिन की छुट्टी थी, तो 2 दिन में बेटा आपने और भी कुछ सवाल करे होंगे ना। बीच में आपने इस शीट के और भी सवाल करे होंगे। कोई बात नहीं, अपन सबकी बात करेंगे। आगे आगे जितने भी सवाल हैं सब पे चर्चा करेंगे, जिनमें भी कोई डाउट है उसकी बात करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे सवाल में क्या हो गया भाई, ऐसे क्यों कर रहे हो यार, ऐसे क्यों कर रहे हो, सवाल करते नहीं हो चार्डी क्या? रेणु अपनी आय का 68% खर्चा करती है। 100 रुपए, देखो 17/25 होता है। 25 रुपए रेणु कमाकर लाई, तो खर्चा कर दिया इसने 17 रुपए का, और सेविंग हो गई इसकी 8 रुपए। यही काम करा होगा, यही काम करा होगा। इनकम क्या होती है? एक्सपेंडिचर और सेविंग का सम होती है। इनकम आपकी 40% बढ़ गई। देखो, थोड़ी पॉइंट्स की बात आएगी, तो पॉइंट से बचने के लिए आप ये काम कर सकते हो। मैंने आपको बोला कि उसकी इनकम में 40% की वृद्धि हो गई। इनकम बढ़ गई बेटा 100 रुपए, इनकम बढ़ गई 100 रुपए। खर्चा बढ़ाया 30%, 30% खर्चा बढ़ाएगा तो खर्चा बढ़ेगा 51 रुपए का, लेकिन इसकी सेविंग बढ़ गई 49। तो 49 रुपए सेविंग बढ़ गई, 80 रुपए से बढ़ गई, गुणा में 100 और परसेंट करना है। 20 से काटेंगे 5, 20 से काटेंगे 4, 245 में 4 का भाग दोगे 61.25% उत्तर बन जाएगा। इसमें ऐसी क्या दिक्कत हो गई भी सवाल बन नहीं पाया? एक ही प्रकार के तुम्हें कितने तो सवाल बताए थे, एक ही ढांचे के कितने सवाल बताए थे, उसके बाद भी नहीं बन पाए तुमसे सवाल, उसके बाद भी नहीं हो पाया तुमसे। सुनो, तो 34 और 35 सवाल एक जैसे थे। आपने 34 नंबर सवाल कर लिया था, अब 35 के बारे में भी कोई डाउट नहीं आ गया हो तो ये भी एक बार समझ। आपने देखो जानकारी को समझा। एक परिवार का जितना भी वेतन था वह खर्च ई, टैक्स में टी और दान सी पर खर्च करता है, बाकी उसकी बचत है। तो सबसे पहले मैं इसकी इनकम, सबसे पहले मैं इनकी इनकम को 100 रुपए मान लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ई, जो ई में आपने खर्चा करा बेटा, वेतन का 60% है, 60 रुपए करा। टी ई का 20% है, यानी टी का मतलब जितना भी ई था ना उसका 20% है, 12 रुपए। सी टी का 15% है, सी जो आएगा वो 15% आएगा, और वो आएगा जी 18, मतलब 1.8। 12 का अगर 15% याद करोगे तो 1.8 बचेगा। दोस्तों, 100 रुपए कमाकर लाया आदमी, 60 और 12 72, 73.8 रुपए खर्च कर दिए, तो बाकी बच गई सेविंग। और वो कितनी बच गई? 26.2 बच गई क्या? ये इसकी सेविंग हो गई क्या? अरे 60 रुपए का इन्होंने खर्चा कर दिया, 12 रुपए का टैक्स दे दिया, 1.8 रुपए का दान दे दिया, तो कुल मिलाकर आप कहोगे सर 73.8 रुपए खर्च कर दिए, 26.2 रुपए की सेविंग कर ली। पॉइंट से बचना है तो 1000 मान लो, 612 हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ई, जब वेतन 40% बढ़ा, वेतन हो गया बेटा 140। अब कह रहे हैं जी उसने अपने ई का परसेंटेज स्तर बनाए रखा।
यानी पहले जो ई था वो भी 60% था, तो ई तो आपका आज भी 60% है, 84 हो जाएगा क्या? इसका ई का परसेंटेज स्तर, परसेंटेज वही रहा, पहले ई था 60, अभी भी 60 है। टी ई का 30% हो गया बेटा, इसका 30% ज्ञात करोगे, 8.4 का 3 गुना 25.2 आएगा, बोलते रहना 25.2 आएगा ना। हाँ सर जी, सी टी का 20% हो गया, सी का मतलब दान करा वो, इसका 20% है। अरे 25.2 का अगर तुम 20% ज्ञात करोगे तो कितना बनेगा, कोई बच्चा बता पाएगा? सर 5.04 बनेगा, और बाकी रुपए आपकी सेविंग हो गई, बाकी रुपए आपकी सेविंग हो गई। सर जी खर्चा कितना कर दिया? तो 84 और 5 89, 109, 114.24, 140 में से 114.24 इतने रुपए का इन्होंने खर्चा कर दिया, इतने रुपए का इन्होंने खर्चा कर दिया, तो 25.76 रुपए की आज सेविंग कर रहे हैं। हमें दोनों सेविंग का डिफरेंस पूछा है। सर जी 0.44 का डिफरेंस आ रहा है, माफ कीजिएगा, हाँ 0.44 का डिफरेंस आ रहा है सेविंग में। ओके, अब ये देखो 50,000 रुपए की वैल्यू दी गई है। ये 50,000 रुपए क्या है? सर जी 50,000 रुपए टोटल इनकम थी, यानी कि 100 रुपए। हमें 0.44 की वैल्यू पूछी है, तो 0.44 की वैल्यू पूछने के लिए आप 44 गुणा 5 कर लीजिए, 220 रुपए आपका उत्तर बन जाएगा। जैसा सवाल तुमने किया 34, सेम डिट्टो उसी प्रकार का सवाल है, सेम उसी प्रकार का सवाल है, उसी प्रकार की जानकारी है। अरे पिंकी 140 का 60% ज्ञात नहीं कर पाओगे क्या? 140 का अगर 60% ज्ञात करना हो, क्या ऐसे ज्ञात नहीं कर सकती क्या? 14 गुणा 6 84 बनता है, ये ज्ञात किया है। 35 नंबर सवाल की बात समझ में आई? तुमने पहले 100 मानकर अपनी बात को चेक कर लिया और बाद में वैल्यू सिस्टम लगाकर बात को सॉल्व कर दिया, दैट्स ऑल। सुनो भाई, एक वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी गई है, दूसरी क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा को कितना कम करना पड़ेगा? देखो आप इस सवाल को ऐसे कर सकते हो, पहली भुजा तुमने क्या करा, 10 से 13 कर दी। सेकंड भुजा में क्या चेंज करूं कि जो आपका एरिया है ना, एरिया वो 1 से 1 रहे, तो क्या तुम्हें ये भुजा 13 से 10 करनी पड़ेगी? हाँ सर, ये कैंसिल एक एक बन जाएगा। ये यूं कर लो, एरिया में बटा में साइड कर लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर 1/10 था, 1/13 कर दिया, तो आपने कहा जी 13 से 10 करना पड़ेगा, 3/13 की कमी करनी पड़ेगी और गुणा में आ जाएगा 100%, 300/13% करना पड़ेगा। एग्जैक्ट उत्तर तो आएगा नहीं, 76 भी नहीं बनेगा, उत्तर यही बनना चाहिए। लगभग ऑप्शंस का तुम्हें आइडिया पड़ रहा है। आप जानकारियां ऐसे भी तो कर सकते हो कि 13 दूनी 26, 4 0 13 तिया 39, 23 सही 1/13%, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। चलो यहां तक की बात समझ में आई। अब दोस्तों इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं जी एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट, ये भी आपके लिए रामबाण इलाज है, इसको ध्यान से समझना। पेपर में ये कंसेप्ट आपके बहुत काम आने की संभावना है। कंसेप्ट का नाम है बच्चों a गुणा b बराबर कांस्टेंट। a गुणा b बराबर कांस्टेंट। a गुणा b बराबर कांस्टेंट का मतलब क्या है, जरा एक बात को सुनिएगा, जरा एक बात को समझिएगा। एग्जाम्पल देकर आपको कहानी बताऊंगा, धीमे धीमे चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। बच्चों देखो मेरे पास कोई दो संख्याएं हैं, a और b का मल्टीप्लाई कितना है, कांस्टेंट है। जैसे कि मैं एक तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूं बच्चे, मैंने इसको मान लिया 20 और इसको मान लिया 5, वैसे ही मजाक मजाक में 5 मान रहा हूं, तो इन दोनों का जो रिजल्ट आ रहा है वो 100 आ रहा है। इन दोनों का रिजल्ट कितना आ रहा है बच्चे, 100 आ रहा है क्या? इन दोनों का रिजल्ट 100 आ रहा है। अब आपके मन में एक रिजल्ट, आपके मन में एक बात आई कि आपने ना ए को बेटा 20 की बजाय 50 कर दिया, आपने ए को 20 की बजाय 50 कर दिया। अच्छा, ए को अगर तुमने 20 की बजाय 50 कर दिया और रिजल्ट तुम्हें कांस्टेंट चाहिए, रिजल्ट तुम्हें कांस्टेंट चाहिए, तो आपको बी का मान 2 करना पड़ेगा क्या? बी का मान तुम्हें 2 करना पड़ेगा क्या? तभी तो 100 बन सकता है। अच्छा, इसका मतलब रेशो देखो, रेशो ए का मान तुमने 2 से 5 करा रेशो में, तो बच्चों ऑटोमेटिकली बी का मान 5 से 2 बन गया क्या? बी ऑटोमेटिकली 5 से 2 बन गया क्या? हाँ भाई, मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूं कि ए और बी का अगर आपका रिजल्ट मल्टीप्लाई अगर कांस्टेंट है, ए और बी का गुणनफल अगर कांस्टेंट है, ए को तुमने x अनुपात y में चेंज करा है ना, तो b तुम्हें y से x करना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे के इनवर्स में चलेंगे, तभी उनका गुणा, तभी उनका मल्टीप्लाई कांस्टेंट रह सकता है। आप कोई भी एग्जांपल लेकर अपनी बात को साबित कर दीजिए। मैंने तुम्हें यह बताया a और b का मल्टीप्लाई कांस्टेंट है, a और b का मल्टीप्लाई कांस्टेंट है।
ए का मान तुमने अगर दुगना कर दिया, बेटा देखो ए का मान तुमने 2a कर दिया, तो b के बटा में 2 करना पड़ेगा, तभी तो रिजल्ट सेम आएगा, तभी तो रिजल्ट सेम आएगा। a को अगर तुम दुगना कर रहे हो तो b को आधा करना पड़ेगा, b को आधा करना पड़ेगा। भाई अगर कोई दो नंबर का मल्टीप्लाई बराबर है तो जिस अनुपात में a बदलोगे ना, b उसके उल्टे अनुपात में घटेगा। आपने a को बढ़ाया, b घटाना पड़ेगा। जैसे आपने कहा जी मेरे पास तो a भी 10 था, b भी 10 था, इनका गुना 100 था, सही बात। a को तुमने दुगना कर दिया, a को तुमने दुगना कर दिया बेटा, तो क्या देखो b को आधा करना पड़ेगा, क्या b को आधा करना पड़ेगा। तुम रेशो की बात करो, अनुपात की बात करो, a तुमने क्या करा है 10 से 20, यानी कि 1 से 2, तो b क्या हो गया सर जी, b 10 से 5 हो गया, देखो 2 से 1 हो गया ना, रेशो आपस में उल्टा हो गया ना। हाँ, ये बात तुमसे मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई दो नंबर का मल्टीप्लाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब होता है सेम, बराबर, इक्वल, तो जिस अनुपात में a बदला है ना, b उसका उल्टा बदलना पड़ेगा। अब ये टर्म आपके पास कई प्रकार से यूज होगी। कैसे यूज होगी समझो मेरी बात। आप एक दिन मार्केट में गए, बेटा कहानी समझना मेरी, आप मार्केट में गए चावल लेने, आप मार्केट में गए चावल लेने, दुकानदार से पूछा भैया चावल क्या रेट है, उसने कहा 50 रुपए पर केजी। आपने कहा चावल क्या रेट है, उन्होंने कहा 50 रुपए पर केजी। आपने कहा ठीक है 10 किलोग्राम तोल दो, 10 किलोग्राम तोल दो। तो बेटा आपकी जेब से 500 रुपए का खर्चा बन गया क्या, आपकी जेब से 500 रुपए का खर्चा बन गया। यानी कि मैं ये कह सकता हूं क्या कि प्राइस इंटू क्वांटिटी बराबर होता है आपका एक्सपेंडिचर, खर्चा। आप क्वांटिटी कह दो या कंजम्पशन कह दो, कंजम्पशन, कंजम्पशन का मतलब होता है खपत। भाई आपको 10 किलो चावल चाहिए थे, इन्हें खा जाओगे, खपत है आपकी, तो ये आपका खर्चा हो गया। ये बात समझ में आई? ठीक। अब दोस्तों एक महीने बाद आप फिर से मार्केट गए चावल लेने के लिए, तो आपको यह था कि 500 रुपए खर्चा आएगा। आपने अपने पापा से 500 रुपए ले लिए कि मुझे 500 रुपए दे दो, मुझे चावल लेके आने हैं। पहले 500 के आए थे, तुम 500 पे अटके हुए थे, चले गए। दुकानदार से पूछा भैया चावल क्या रेट कर दिए, दुकानदार कहने लगा 100 रुपए पर केजी, 100 रुपए पर केजी। आपने कहा ये क्या बात हुई, महंगे हो गए? बोला हाँ भाई महंगे हो गए। तो अब आपके पास बेटा 500 रुपए हैं, आपके पास 500 रुपए हैं, तो अब आपको मुझे बताओ क्या दुकानदार से केवल 5 किलो चावल मिलेंगे? हाँ, यानी कि मैं आपको यह कहना चाहता हूं प्राइस यानी कि कीमत, कीमत तुम्हारी कितनी हो गई 50 से 100, 1 से 2 कीमत हो गई। तो हमारा जो कंजम्पशन है, हमारी जो खपत है, हमें 10 किलो से 5 किलो करनी पड़ेगी, 2 से 1 करनी पड़ेगी, अगर हमारा खर्चा कांस्टेंट रहे, अगर हमारा खर्चा कांस्टेंट रहे तो। भाई खर्चा कांस्टेंट की बात समझ रहे हो ना? तुमने जज कर रखा है कि मैं तो चावलों पे 500 रुपए लगाऊंगा, मैं तो चावलों पे खर्चा 500 रुपए का करूंगा। अब जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी वैसे वैसे तुमको चावल कम मिलेंगे, जैसे जैसे कीमत घटेगी तुमको चावल ज्यादा मिलेंगे। भाई ये तो कॉमन सेंस की बात है ना बच्चे, ये तो कोई मैथ का फॉर्मूला नहीं है, ये तो अपने आम जीवन की बात है। भाई मैं अपने कार में फिक्स पेट्रोल डलवाता हूं 2000 रुपए का। अब अगर मान लो पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो मुझे 2000 रुपए में कम मिलेगा ना बेटा, कम मिलेगा, और पेट्रोल सस्ता हो जाएगा तो ज्यादा मिलेगा। तो मैं ये कह सकता हूं क्या, मैं ये कह सकता हूं क्या कि प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे के सर इन्वर्सली चलते हैं, इन्वर्सली। जब हमारे खर्चा सेम करने की बात आती है, जब हमें खर्चा सेम करने की बात आती है तो इन दोनों के रेशो आपस में पलट जाते हैं। अगर कीमत बढ़ेगी तो मात्रा कम आएगी, कीमत घटेगी तो मात्रा ज्यादा आएगी। किसी को इस बात में कोई डाउट? अब देखो ये टर्म तो बेटा बहुत बार यूज कर सकते हैं, ये अलग अलग प्रकार से ना ये लैंग्वेज काम आ जाती है। जैसे आप सुनो मेरी बात, a गुणा बी बराबर कांस्टेंट, a गुणा बी बराबर कांस्टेंट है ना? ये वाली चीज बेटा आपके सवालों में सबसे ज्यादा बार काम आएगी। प्राइस गुणा कंजम्पशन बराबर होगा एक्सपेंडिचर, मतलब कीमत गुणा खपत बराबर क्या होगा? खर्चा, ये होगा। अच्छा ये मैं तुमको बेटा साइड गुणा साइड बराबर एरिया भी कह सकता हूं क्या? साइड गुणा साइड बराबर एरिया भी कह सकता हूं ना? जैसे आपने अभी अभी स्क्वायर का सवाल किया था, उसमें मैंने आप क्या बताया था, देखो साइड मैंने एक भुजा 10 से 13 कर दी, बोला ना 30% इंक्रीज कर दी।
एरिया अगर मैं कांस्टेंट चाह रहा हूं, अगर मैं अपना एरिया कांस्टेंट चाह रहा हूं बेटा, तो दूसरी भुजा मुझे 13 से 10 करनी पड़ेगी। दूसरी भुजा 13 से 10 करनी पड़ेगी। 13 से 10 का मतलब 3/13 की कमी करनी पड़ेगी, और ऐसे अपने सवाल का उत्तर मिल जाएगा। ऐसे अपने सवाल का उत्तर मिल जाएगा। बेटा मेरे पास एक फैक्ट्री चलती है, मेरी फैक्ट्री में जो लेबर पे टोटल सैलरी की बात आती है ना, कि टोटल सैलरी मैं अपने स्टाफ को दूंगा, वो कैसे डिपेंड करेंगे? तो आप कहना जी सर ये डिपेंड होगा ईच पर्सन सैलरी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बराबर टोटल सैलरी की बात होगी क्या? मेरी फैक्ट्री में 20 कर्मचारी काम करते हैं, सबकी सैलरी 1,000 रुपए है, तो 20,000 का खर्चा बनेगा, पता ही है। अब ये जो लैंग्वेज टर्म्स यूज बदल चेंज हो गए, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। मैंने सोच रखा है भैया मैं अपने स्टाफ को सैलरी 20,000 रुपए दूंगा, चाहे बंदों की सैलरी घटाऊं चाहे बढ़ाऊं। अब मान लो 1,000 रुपए सैलरी थी और 20 कर्मचारी थे, तो 20,000 रुपए मेरे को सैलरी देनी पड़ेगी। अब पर बंदे की सैलरी मैंने दोस्तों बढ़ा दी, मान लो मैंने पर बंदे की सैलरी कर दी है, क्या मानो 2,000 मान लेता हूं। पर बंदे की सैलरी मैंने कर दी है 2,000 रुपए, तो अब मुझे केवल 10 कर्मचारी रखने पड़ेंगे, तभी मैं 20,000 रुपए में मैनेज कर पाऊंगा, तभी 20,000 में मैनेज कर पाऊंगा। आई बात समझ में? आपको ये कंटेंट समझना है कि सर लैंग्वेज को अलग अलग प्रकार में चेंज करेगा, लेकिन मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात है सर जी a गुणा b बराबर कांस्टेंट। अगर दो चीजों का मल्टीप्लाई कांस्टेंट है, एक को तुम इंक्रीज कर रहे हो तो दूसरे को डिक्रीज करना पड़ेगा। जिस रेशो में बढ़ाओगे उसी रेशो में कम करना पड़ेगा सर जी। रेशो पलट जाता है और कोई चिंता की बात थी नहीं। जैसे एक बार तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी है, तुम्हें सिर्फ मेरी बात को समझना है, उत्तर नहीं देना है, बात को समझो। प्याज की कीमत 24 रुपए से किलोग्राम से बढ़कर 36 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। देखो कीमत की बात कर रहा है, कीमत 24 रुपए थी, कीमत 36 रुपए हो गई। रेशो में बात करूंगा तो 2 से 3 हो गई क्या? अरे पुरानी कीमत 2 रुपए थी, तो नई कीमत 3 रुपए हो गई। मैं चाहता हूं मेरा खर्चा कांस्टेंट रहे। भाई साहब मैंने जितने रुपए प्याज पर खर्चने का प्लान कर रखा है ना, मेरा खर्चा नहीं बदले। मेरा खर्चा अगर नहीं बदले तो मुझे अपना कंजम्पशन 3 से 2 करना पड़ेगा। मुझे अपना कंजम्पशन 3 से 2 करना पड़ेगा ना। अगर मैं एक्सपेंडिचर बढ़ाना नहीं चाहता तो भैया खपत में कमी करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। कितनी कमी कर रहे हो भाई? आप कहना सर 1/3 की कमी कर रहे हैं, और 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। आप इसे 33.33 भी कह सकते हैं। 37 नंबर सवाल की बात आपको क्लियर हो गई। मुद्दा सवाल का आप लोग जान चुके हैं कि सर प्राइस इनटू कंजम्पशन ये एक्सपेंडिचर के इक्वल है। मुद्दे की बात यह है कि a गुणा b बराबर कांस्टेंट। सुनो, वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि कमी 20% की वृद्धि को प्रभावहीन कर देगी? देखो प्रभावहीन का मतलब क्या है? मैंने एक बंदे की सैलरी 5 से 6 करी, अब अगली बार मैं इसकी सैलरी को 6 से 5 कर दूंगा ना, देखो रिजल्ट 1 से 1 ही बन जाएगा। पहले मैंने सैलरी 5 से 6 कर दी, अब 6 से 5 कर दूंगा तो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 से 5 करने के लिए 1/6 की कमी, और इसी को आप कहते हैं 16 2/3%। इसी को आप कहते हैं 16 2/3%। हो गया, खत्म। सुनो, चीनी की कीमत, बेटा चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई। देखो कीमत में वृद्धि हुई है कितनी? 20% की। कीमत हो गई 5 से 6। खर्च अगर मुझे पूर्ववत रखना है तो भैया मुझे खर्च अगर पूर्ववत रखना है तो मुझे अपनी खपत 6 से 5 लानी पड़ेगी। पहले अगर मैं 6 किलो चीनी खाया करता था तो अब मुझे 5 किलो में काम चलाना पड़ेगा, यह ध्यान रखना। पूछा क्या है? कटौती के बाद खपत में कमी। बेटा कटौती के बाद खपत में कमी तो एक ही हुई है, और आरंभिक खपत तो मेरी 6 की थी, तो आपके सवाल का उत्तर 1/6 बनेगा, ना कि 1/5 बनेगा। बात को समझो। पूछा क्या है? इन्होंने पूछा है एक तो आपके कंजम्पशन में कितना रिडक्शन हुआ, 1 का रिडक्शन हुआ है सर, और ओरिजिनल कंजम्पशन, पुराना कंजम्पशन क्या था सर? पुराना कंजम्पशन तो 6 था ना। पहले मैं 6 किलो चीनी खाता था, अब 5 किलो खाता हूं, 1 किलोग्राम की कमी हो गई। कितने से? 6 से। तो 1:6 आपके सवाल का उत्तर बनेगा। सी इज द करेक्ट आंसर। सी आंसर बनेगा। बच्चे गलती से आप कहीं डी मत कर देना, नंबर कट जाएंगे, तुम्हारा जी बहुत दुख पाएगा। बात समझ में आई तुम्हें? सुनो मेरी बात को समझते रहना बेटा।
वस्तु का मूल्य 6 रुपए से बढ़कर 7.5 रुपए हो गया। ये कीमत की बात कर रहा है। सर जी 1.5 से काटोगे तो 4 से 5 कीमत हो गई। कीमत अगर 4 से 5 हो गई तो भैया आपका कंजम्पशन तुम्हें 5 से 4 करना पड़ेगा। 5 से 4 करने का मतलब होता है 1/5 की कमी, और 1/5 का मतलब 20%। भर भर के पेपर में इस प्रकार के सवाल मिलते हैं। गोली की स्पीड से आपका उत्तर आना चाहिए, तो ही बात का मजा आएगा। चीनी की कीमत में 15% की गिरावट आई है। फीसदी का मतलब होता है परसेंटेज। 20 से 17 हो गई चीनी की कीमत। खतरा आप अब खपत आपको 17 से 20 करनी पड़ेगी। 17 से 20 करोगे तो 3/17 की वृद्धि करनी पड़ेगी। बेटा आप चीनी ज्यादा इतना यूज कर सकते हो, 300/17 का कंजम्पशन करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक ही प्रकार के मैं आपको कई कई सारे सवाल बता रहा हूं ताकि आपको ये जानकारियां पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए, आप इन सवालों की भाषा को समझ पाए। देखो अब इसमें ना एक वर्ड यूज कर लिया, एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती है। बेटा व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है ऐसा, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे वाई घटेगा, जैसे जैसे एक्स घटेगा वैसे वैसे वाई बढ़ेगा। तो इसका मतलब यही होता है कि एक्स और वाई का मल्टीप्लाई कांस्टेंट है। देखो इस बात को ना मैं ऐसे लिखता हूं, बेटा बात को समझना। अगर मैं ये साइन हटाऊंगा बराबर के बटा वाई, और एक्स वाई बराबर कितना हो गया के यहां पर एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, के एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, एक फिक्स वैल्यू होती है। तो बात वही बन गई, एक्स और वाई का गुणा कांस्टेंट हो गया। ये बात का यही मतलब है। फ्यूचर में कभी ये वाली बात मिले तो जान लेना बेटा कि एक्स और वाई कांस्टेंट है, ये बात कहना चाह रहा हूं। एक्स में 37.5% की वृद्धि, ये बात 3/8 होती है क्या? हाँ, अरे वाह सर जी, एक्स है ना वो 8 से 11 हो गया। एक्स अगर 8 से 11 हो गया तो वाई को 11 से 8 करना पड़ेगा, तभी तो इनका गुणा कांस्टेंट रह पाएगा, तभी तो इनका मल्टीप्लाई कांस्टेंट रह पाएगा। तो सर जी कितनी कमी कर रहे हो? 3/11 की। 3/11 का मतलब होता है 27.7%। निस्संदेह आपके सवाल का उत्तर ए बनेगा। ए उत्तर कैसे आया आप जान गए ना बात। देखो मेरी बात सुनो, त्रिभुज का जो एरिया होता है, एरिया होता है ना 1/2 गुणा बेस गुणा हाइट होता है, आधार गुणा ऊंचाई होता है। 1/2 की बात को छोड़ो बेटा, वो तो फिक्स वैल्यू है। एरिया डिपेंड करता है बेस पे और हाइट पे। एरिया डिपेंड करता है बेस पे और हाइट पे। आपने आधार 66 से ही 2/3 का मतलब 2/3 होता है। आधार तुमने 3 से 5 कर दिया क्या? हाँ सर जी, आधार अगर 3 से 5 किया है ना, तो हाइट हमें चाहते ना चाहते हुए 5 से 3 करनी पड़ेगी सर। 5 से 3 करनी पड़ेगी सर जी। इसका मतलब आप कहना 5 से 3 करने में 2/5 की कमी आएगी, 40% उत्तर बन जाएगा। ये सवाल इजी बहुत है, तुरंत गति में आने चाहिए। अच्छा ये 42.84 कुछ जानकार लग रहा है क्या तुम्हारा? है कुछ जाना पहचाना लग रहा है? कुछ ऐसा तुम्हें देखकर फील आ रहा है? हाँ हाँ सर, हाँ आने लगा। आपने कहा जी चीनी की खपत इतने परसेंट बढ़ गई, 7 से 10 हो गई। इसका मतलब आपकी जो कीमत है वो 10 से 7 हुई है। 10 से 7 का मतलब 30% की कमी हो रही है। देखो अब 3/10 लिखना भी नहीं पड़ रहा, 10 से 7 का आप लोग मतलब जानने लग गए हो कि 30% के बाद आनी चाहिए। अब सुनो, यहां तक के सवाल तो एक जैसे थे। अब तक के सवालों में मैंने आपको क्या बताया बच्चे, कि आपका जो एक्सपेंडिचर है ना वो कांस्टेंट रहे, कांस्टेंट रहे। अब कई बार देखो ऐसा भी सीन बन जाता है बच्चे, कई बार ऐसा भी सीन बन जाता है कि मुझे किसी ने बोला कि पेट्रोल की कीमत 20% बढ़ गई, पेट्रोल की कीमत 20% बढ़ गई। ठीक, मैं ये सोच रहा हूं बेटा, देखो अगर मुझे पहले जितना ही तेल चाहिए, पहले जितना ही पेट्रोल चाहिए, तो मेरा खर्चा भी 20% बढ़ेगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं अपना खर्चा केवल 10% बढ़ाऊं। हो सकता है ना ऐसा भी, खर्चा मैं कांस्टेंट नहीं रख रहा, मैं कहता हूं 10% तो खर्चा बढ़ा लेता हूं और थोड़ा बहुत मैं कंजम्पशन में कमी कर लूंगा, थोड़ा बहुत कंजम्पशन में कमी कर लूंगा। मेरी बात को समझो। देखो मेरा जो एक्सपेंडिचर है बेटा वो दो बातों पे डिपेंड करता है, एक तो प्राइस कितना है और एक कंजम्पशन कितना है। कंजम्पशन मतलब खपत कितनी है। अगर मेरे को कभी प्राइस का रेशो चाहिए
तो बेटा मैं एक्सपेंडिचर के बटा में कंजम्पशन कर सकता हूं क्या? या मुझे कभी कंजम्पशन का रेशो चाहिए, खपत का रेशो चाहिए, तो प्राइस के बटा में एक्सपेंडिचर का, सॉरी माफ कीजिएगा, एक्सपेंडिचर के बटा में प्राइस कर सकते हो क्या? भाई इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई दिया गया था, तुम अपने हिसाब से बातें मैनेज कर सकते हैं ना। एक बात देखो, आपको इस एग्जांपल से बात समझ में आएगी। पेट्रोल की कीमत 60 रुपए से 75 रुपए हो गई। बेटा पेट्रोल की कीमत है ना, प्राइस वैल्यू रेट 60 से 75 हो गया, मैं डायरेक्ट 4 से 5 मान लूं? अरे 15 से काटोगे तो 4 से 5 हो गया। हाँ, अच्छा मैं इस बात को लेकर राजी हूं कि खर्चा मेरा 10% बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, खर्चा मेरा 10 से 11 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, खर्चा 10 से 11 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। कह सकते हो ना? अरे बोलो बोलो, कह सकते हो ना? हाँ। तो आपने कहा जी खपत कितनी कम करूं, कंजम्पशन क्या करूं? सर जी कंजम्पशन का रेशो होता है एक्सपेंडिचर बटा में प्राइस, एक्सपेंडिचर बटा में प्राइस। पहले एक्सपेंडिचर कितना था 10, तब प्राइस कितना था 4, अब एक्सपेंडिचर कितना है 11, अब प्राइस कितना है 5। ऐसा रेशो बनाओगे? पहले मेरा एक्सपेंडिचर इतना था, प्राइस इतना था, अब एक्सपेंडिचर इतना है, प्राइस इतना है। आपको बात समझ में आ गई? तिरछा गुणा कर दीजिए बेटा, पहले का और अब का रेशो आ गया 50-44। मैं थोड़ा आसान समझने के लिए दुगना कर लूं बेटा, 188। पहले अगर मैं 100 लीटर पेट्रोल लाया करता था, तो अब मुझे 88 लीटर लाना चाहिए, यानी 12% की कमी लानी पड़ेगी क्या अपनी खपत में, अपने कंजम्पशन में, अपने यूज में मेरे को 12% की कमी लानी पड़ेगी। तुमको कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट ये है कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर बटा प्राइस। पहले का खर्चा और बाद का खर्चा पता लग गया, पहले की कीमत और बाद की कीमत समझ में आ गई, तो एक्सपेंडिचर बटा प्राइस कर दीजिए। तुम्हें कुछ और करने की नीड नहीं है, तुम्हें कुछ और करने की नीड नहीं है। 45 नंबर सवाल की बात समझ में आई क्या? सुनो, डिडंट अंडरस्टैंड, इसको मैंने पटक दिया अगले पेज पे, इसको मैंने पटक दिया अगले पेज पे। सुनो मेरी बात बेटा, एक बात बताओ ना मुझे, पेट्रोल की कीमत 60 रुपए से 75 रुपए हो गई। आप ऐसे कह सकते हो क्या कि 25% बढ़ गई? अब कोई नालायक ये मत कहना जी 25% कैसे आया। भाई 60 रुपए वाली चीज है, 75 रुपए हो गई है, तो 15 रुपए कीमत बढ़ गई, 60 रुपए से बढ़ गई, 1/4 कीमत बढ़ गई, तो 1/4 का मतलब होता है 25% बढ़ गया। मैं अपना एक्सपेंडिचर, मैं अपना खर्चा इंक्रीज करना चाहता हूं केवल 10%। कीमत तो बढ़ी है 25%, पर मैं कहता हूं खर्चा बढ़ाऊंगा 10% अपना। तो बताओ मेरे को खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी, मेरे को खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी? ये बात पूछी गई, ये बात पूछी गई। अब देखो बेटा, इस सवाल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो आप जानते ही है। बात क्या होती है कि एक्सपेंडिचर जो है ना, खर्चा जो है ना, वो डिपेंड करता है एक तो प्राइस पे और एक कंजम्पशन पे, एक कंजम्पशन पे। यही होता है, यही होता है। तो आप ये कहना जी कंजम्पशन जो होगा, खपत जो होगी, वो डिपेंड करेगा एक्सपेंडिचर बटा प्राइस पे, यही होगा। अच्छा अगर मैं तुमसे इफ और बट की बात पूछूं, बिफोर और आफ्टर की बात कर लूं, बिफोर और आफ्टर की बात कर लूं। सर जी पहले आपका एक्सपेंडिचर अगर 100 रुपए था, अब एक्सपेंडिचर 110 हो रहा है क्या? पहले तुम्हारा खर्चा अगर 100 रुपए का था, अब खर्चा 110 का करने को तैयार हो। हाँ, कीमत पहले अगर कीमत 100 रुपए थी, अब कीमत 125 रुपए की देनी पड़ेगी, तो कीमत तुम्हारी 25% बढ़ गई है। ये रेशो बन गया। सर जी इस 100 से 100 कट जाना है, 125 का यहां पे लिखो, 110 को यहां पे लिखो। तो आपने कहा जी इनको अगर मैं 5 से काटूंगा तो 25:22 बन जाएगा। यानी कि सर आपको अपने कंजम्पशन में 3/25 की कमी करनी पड़ेगी, और 3/25 का मतलब 12% की कमी होती है क्या? क्या अब समझ में आया राज कि अभी भी नहीं आएगा? अभी भी आपको लगेगा डिडंट अंडरस्टैंड? क्लियर? अच्छा सुनो, यहां से ना तुम्हारे सामने इस सवाल की एक जादुई ट्रिक भी बन गई। ऐसा कोई सवाल आपके सामने आए, तुम्हें यह सब कार्यक्रम करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है बेटा।
मैं तो डायरेक्ट ये स्टेप पकड़ लूं, ये स्टेप पकड़ लूं, कीमत और एक्सपेंडिचर लिख लिया करो। कैसे? देखो ये 100 से 100 तो हमेशा ही कटेगा ना। आप मुझे ये बताओगे बेटा कीमत कितने परसेंट बढ़ी है? कीमत कितने परसेंट बढ़ी है? कीमत बढ़ी है 25%। तो कीमत 25 बढ़ी है तो 125 लिख दो। कीमत बढ़ी है 125 मतलब 25% तो 125 कर दो। खपत कितनी बढ़ी है, सॉरी खर्चा कितना बढ़ा है? खर्चा बढ़ा है 10%, 110 लिख दें। सर जी 5 से काटेंगे 25 और 22, आसान करना है, 4 गुना कर लो 100 और 88, तो 12% की कमी हो गई। ये सवाल असल में इतना सा था बच्चे, पर आपको ये स्टेप समझने के लिए पूरा बेसिक पता होगा, तभी ये बात एनालाइज कर पाओगे। फ्यूचर में कभी सवाल ऐसा बढ़े, देखो मैंने तुमको ये सवाल बताया था कि पेट्रोल की कीमत 20% बढ़ गई, खर्चा मुझे 10% इंक्रीज करना है, तो आप एक काम करना 120 110 लिखना, खत्म हो गया सवाल। मुझे 12 से 11 कंजम्पशन करना पड़ेगा, 1/12 की कमी करनी पड़ेगी, 8 सही 1/3% आंसर आ गया। बस इतना ही काम करना है बेटा, इतना ही काम करना है और तुम्हें कुछ नहीं करना है। डायरेक्ट अपने सवाल को टिक करना आना चाहिए। जैसे मेरी बात को ध्यान से समझ लेना, जैसे मेरी बात को तरीके में ट्राई कर लेना जी। बड़ा अच्छा सवाल है। पेट्रोल की कीमत, सॉरी डीजल की कीमत है ये जो 45 रुपए से बढ़कर 50 रुपए हो गई। बेटा ये 45 से 50 हो गई, तो 45 से 50 का मतलब कीमत 9 से 10 हो गई क्या? अरे कीमत 9 से 10 हो गई क्या? हाँ। और आप ये कह रहे हो कि मेरा खर्चा जो है ना, खर्चा 5% बढ़े, 5% का मतलब 20 से 21 हो जाए। वेरी गुड। खपत अगर ज्ञात करनी होगी तो आपको एक ही काम करना है, एक्सपेंडिचर 20 तब कीमत कितनी 9, एक्सपेंडिचर 21 तब कीमत कितनी 10, ये काम करना है। सर जी 200 और यहां बनेगा 189, 11/200 की कमी करनी पड़ेगी, और 11/200 का मतलब होता है 5.5% की कमी कर दीजिए। ये आपके पेपर के पूछे हुए सवाल है, प्रीवियस ईयर में अलग अलग टाइम पर दिए गए सवाल हैं, जिन पर तुम्हें कंप्लीट जानकारी अप्लाई करनी आनी चाहिए। आ रही है बात समझ में? सुनो, अब देखो मैं इस सवाल को करने के लिए ना कुछ भी नहीं करता। कीमत कितनी बढ़ी है बेटा 28%, 128 लिख दो। खर्चा कितना बढ़ाना है 22%, 122 लिख दो। कंजम्पशन का रेशो आ गया। ये कैसे आया मैं तुमको बेसिक बता चुका हूं बेटा, बेसिक पहले मैंने बता दिया कि कैसे आया है, पर ये बात तुमको समझ में आ गई अब। अच्छा ये नंबर 2 से कट पाएंगे, 64 और 61 आ गया। आपने कहा जी 3/64 की कमी करनी चाहिए। सर हमें अपने खपत में, हमें अपने कंजम्पशन में इतनी कमी करनी चाहिए। 4 से काटेंगे 25, 4 से काटेंगे 16, 75/16, 16 5 80, उत्तर 5% से कम आएगा। 16 चौका 64, 4.7 के आसपास बनेगा। 4.9 भी नहीं बन सकता बच्चे, 4.9 नहीं बन सकता, 4.7 के आसपास आएगा। अरे 16 5 80, 16 चौका 64, करीब करीब ये जानकारी बननी चाहिए। तो बस इतनी सी बात पे ट्राई करना है, और कुछ था नहीं सवाल में, और कुछ है नहीं बात में भाई, इतना सा मामला डन। सुनो, चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, लेकिन मैंने अपने चाय का खर्चा 15% बढ़ाने का निर्णय लिया है। चाय के प्रति व्यय का समान स्तर बनाए रखने के लिए, खत्म, कुछ नहीं सवाल में। कीमत हो गई बेटा 20% बढ़ाकर, खर्चा मुझे बढ़ाना है कि 15%, बस इतना ही लिखना है। 5 से काटिएगा 24:23 बनेगा। पहले तुम 24 किलो चीनी खाते थे, चाय खाते थे, अब 23 किलो में काम चलाओ मेरे दोस्तों। 1/24 की कमी करनी पड़ेगी, और ये बात तुम्हें पता है, ये बात तुम्हें पता है कि 24 में अगर मैं 100 में 24 का भाग दूंगा तो 5 बार तो कभी जा ही नहीं पाएगा। 24 चौका 96, 4.2 के आसपास उत्तर बनेगा, 4.2 के आसपास उत्तर बनेगा। ज्यादा ही आपका मन करे गंभीरता में तो आप इनको ऐसे काट भी सकते हैं, 25 में 6 का भाग भी दे सकते हैं, तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तब भी आपके सवाल पे लगभग की बात तो ज्ञात कर ही सकते हो ना बेटा। क्या आपको ये जानकारियां समझ में आ रही हैं? जब आपका एक्सपेंडिचर सेम रहे तब भी सवाल करना आना चाहिए, जब तुम्हारा एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाए तब भी बात आपको आनी चाहिए। ये तो उल्टा उससे भी आसान है, कुछ करने वाली बात इसमें थी नहीं बेटा। सुनो, दाल की कीमत में 32% की वृद्धि हो जाने के कारण एक व्यक्ति अपना कंजम्पशन इस प्रकार कम कर देता है कि खर्चा केवल 10% बढ़ता है। तो देखो पुराना और नया कंजम्पशन, ओल्ड और न्यू कंजम्पशन रेशो निकालेंगे
तो कीमत बढ़ी है 32, लिख दो 132, खर्चा बढ़ाए हो 10, 110, 22 से काटोगे 6 और 5। सर जी पहले वो आदमी 6 किलो दाल खाता था तो अब 5 किलो दाल खाएगा। ये कहता कीमत बढ़ने के बाद 150 किलोग्राम दाल खा रहा है। कीमत बढ़ने के बाद अगर 150 केजी दाल खा रहा है तो स्टार्टिंग में 180 केजी खाया करता था क्या? कीमत बढ़ने के बाद में 150 किलो ला रहा है। अरे 150 अगर 5 की वैल्यू है तो 6 की वैल्यू क्या बनेगी? 180। आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। बताओ। चीनी की कीमत में 28% की वृद्धि हो गई, खर्चा मुझे केवल 12% पे बढ़ाना है। हो गया, हो गया। 16 गुना 8, 16 गुना 7। ये पहले इतनी चीनी खाते थे, अब 7 खाएंगे। पहले इनका कंजम्पशन 18.4 था। सर जी ये 8 की वैल्यू है, अब 7 की वैल्यू। 8 से कटेगा 2.3 बार, 23 7 161, 16.1 केजी। कितनी कितनी देर में आपके उत्तर आ रहे हैं बेटा? कितनी कितनी देर में आपके आंसर आ रहे हैं सवालों के? 15-20 सेकंड में सवाल कर पा रहे हो ना? ठीक बात है, बढ़िया बात है, सही पढ़ रहे हो बेटा। आजकल जो पेपर की कट ऑफ जा रही है उसको देखकर ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमें मैथ्स और रीजनिंग में 100% स्कोर करना है बेटा। भाई 150 नंबर कट ऑफ गई है प्री की, तुम्हारी आंखें खुल जानी चाहिए बेटा। अगर 150 नंबर कट ऑफ जा रही है तो एग्जैक्ट 150 तो मैं मानता भी नहीं, मैं मानता हूं तुम्हें 160 नंबर अपनी जेब में लेकर चलने चाहिए। 160 नंबर तुम्हें अपनी जेब में लेकर चलने चाहिए। और 160 नंबर के लिए अगर कोई बच्चा जीके पर गारंटी माने ना बेटा, तो मैं तो मानता हूं जी 20 से 30 नंबर से ज्यादा जीके की गारंटी होती नहीं है। मैं चलो बढ़िया भी मान लू ना, जीके आपने खूब बढ़िया पढ़ लिया तो भी 30 नंबर जीके में बढ़िया मानते हैं, बढ़िया। मुझे कई बच्चों के फोन आते हैं, सर जी मेरे जीके में तो 8 सवाल सही हुए हैं, कोई कहता है मेरे जीके में तो 7 ही सही हुए हैं। सर जी जीके का मामला बहुत दुनिया का बिगड़ जाता है बेटा। देखो भाई मेरी बात सुनो, थोड़ा ठंडे दिमाग से बातों को समझो। तुम्हें मैथ रीजनिंग सीखने का औचित्य क्या है? सरकारी नौकरी चाहिए। यानी आप 200 में से केवल 40 नंबर माइनस करने की गुंजाइश रखते हो। 40 नंबर बेटा आप माइनस करने की गुंजाइश रखते हो। आपको लगता है कि अब जीके में 30 नंबर लाओगे तो 20 नंबर तो आपने यहीं एलिमिनेट करवा दिए अपने। इंग्लिश में क्या मानते हो बेटा? इंग्लिश में 50 में से कितने नंबर लाना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है? कितने नंबर सब इजीली ले आएंगे? 35, 40, 45, 38, 35 कह रहे हैं। एक्चुअली मैं सही बताऊं बेटा, इंग्लिश में अगर तुम 40 नंबर ले आते हो ना, इट्स वेरी 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 नाइस स्कोर। बहुत दुनिया बेटा 40 का आंकड़ा पार नहीं करती है ना। ये हमें लगता है सर 40 नंबर बहुत कम है। कम नहीं है भाई साहब। जब पेपर में जाओगे ना, यहां जब क्लास में मास्टर पता कि इसमें एरर है तो आपको एरर दिख जाती है, पेपर में नजर नहीं आती है भाई। उधर आपको लगता है कि यार ये वाला पार्ट गलत है, जबकि होता वो नहीं है। स्पेलिंग मिस्टेक पर चेक नहीं होती है, बहुत बार चीजें ऐसी गलती हो जाती हैं। तो 40 नंबर आपने ले लिए तो 10 नंबर यहां पे भी एलिमिनेट करवा लिए बेटा। 30 नंबर तो, और ये बढ़िया स्कोर बता रहा हूं, जीके तुम्हारी मर्जी का आ जाए, इंग्लिश तुम्हारी मर्जी की आ जाए तो बेटा मैथ्स और रीजनिंग में 90 नंबर लाने बनते हैं ना। फिर मैथ्स और रीजनिंग में 90 नंबर लाने बनते हैं। 90 नंबर के बिना बात नहीं बन पाएगी भाई साहब। तो इस बात को ऑब्जर्व कर लो, याद कर लो, पढ़ लो। मैथ्स और रीजनिंग में नंबर जितने लाओगे उसके अलावा कहीं और नंबर नहीं आ सकते। 51 नंबर सवाल करने का आसान तरीका बताओ बेटा। इधर 121 और इधर 112 लिख दूं। भाई कीमत बढ़ी है 21%, खर्चा बढ़ा है 12%। बस इतना सा काम करना है, बस इतना सा काम करना है। सर जी कितना खपत में कमी कर दिए? 9/121 गुणा 100% करना है। सर नंबर देखो इन्होंने ऐसे दिए जो कटने वाले नहीं है। एग्जामिनर तुमसे कैलकुलेशन करवाना चाह रहा है, आप ये डेटा काट नहीं पाओगे। सारे ऑप्शन 7 पॉइंट 7 पॉइंट 7 पॉइंट चल रहे हैं, तो भाई आपको ये कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से रिस्क लेने का कोई मसला नहीं है। 847 बार कटेगा सर, 53 आएगा, पॉइंट आएगा, 0 आएगा। पूरा 5 बार नहीं जा पाएगा, 7.4 समथिंग बनेगा। तो बस ये उत्तर आ गया। जब सिंपल नहीं, इसमें सारे ऑप्शन आस पास हैं डिंपल। वो मैंने तब बताया था जब डीआई की बात करोगे, एरिया ऑफ आंसर को जज करोगे। अब ये इतने करीब ऑप्शन है
कहीं भूले से भी आप गलती कर जाओ 7.4 को 7.2 मान लो, 7.6 मान लो बेटा, तो 3 नंबर का नुकसान हो जाएगा अपना। ऐसी जल्दबाजी नहीं करनी है, बड़े ध्यान से करना है बेटा। सुनो, अब देखो जब इस प्रकार का डेटा आ जाए, जब रेट तुम्हें ऐसे फ्रैक्शन में दे दे, तो आप मुझे बताना, ये सवाल तो बहुत इजी बन गया। कीमत, प्राइस आपका 5 से 6 हो गया, ये वैल्यू होती है 1/12 की। कंजम्पशन तुम्हारा 12 से 11 हो गया, तो एक्सपेंडिचर के लिए इनका गुणा करोगे सर, ये हो जाएगा 60 से 66, 10 से 11। 10 से 11 का मतलब इंक्रीज बाई 10%, आपका जो टोटल खर्चा है वो 10 से 11 हो गया, 10 से 11 हो गया, खत्म बात। 10 से 11 हो गया, बात खत्म बात। अरे ये वही तो चल रहा है ना, इसमें कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा, ये दोनों चीजें बदल रहा है बेटा, कीमत भी बदल रहा है, खपत भी बदल रहा है, तो खर्चे में कितना चेंज होगा, खर्चे में इंक्रीज होगा 10% का, खर्चे में इंक्रीज होगा 10% का। ये बताओ भाई, ये सवाल तो वैसा ही था, अभी आपने किया था। बताओ यहां पे क्या लिखूं, 117 और 108, क्या तुमको यही लिखना चाहिए क्या, क्या तुमको यही लिखना चाहिए क्या? 117 कीमत में वृद्धि हो रही है 17% की, खर्चा केवल 8%, तो 108 हो गया। कमी कितनी करनी चाहिए सर जी? 9 की कमी करनी चाहिए 117 से, गुणा में 100%। अब बच्चा इस बात में अटकेगा, सर भाग कैसे करना है? देखो आपको ऑप्शंस करीब करीब दे रहा है बेटा, हालांकि हम ये बात जानते हैं कि गुणा 8 करेंगे तो नंबर बड़ा बन जाएगा क्या? 17 गुणा 8 बड़ी संख्या बनती है, तो आप 8 गुणा तो कर नहीं पाओगे, आपको 7 गुणा करना पड़ेगा। 819 बनेगा सर जी, यहां बनेगा 81 और पॉइंट में आएगा 0। करीब करीब 7 बार जाएगा, करीब करीब 7 बार, करीब करीब 7 बार जाएगा, तो बस इतनी सी बात को लगा दीजिए, इतनी सी बात को लगा दीजिए। अच्छा 13 निमा 117, सोचा ही नहीं मैंने, तो सोचा ही नहीं भाई, फिर तो कुछ करना ही नहीं था, इतनी बात तो मैंने सोची नहीं भाई कि डायरेक्ट कर लूं। जैसे पहले वाले सवाल में था ना, वही सवाल करने का मन कर रहा था। 1/13 का मान होता है 7.69, अगर ये एग्जैक्ट पूछे, एग्जैक्ट, तो 7.69 जानते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम बहुत तेज हो गए हो आजकल। जरा बताओ भाई, अब की बार मैं क्या कह रहा हूं, चीनी की कीमत में भी कमी आ गई और हमने खर्चा भी 10% ही कम करना है। देखो बात को समझो, बात को समझो बेटा, चीनी की कीमत में 30% की कमी आ गई। सर देखो कमी आई है, कमी आई है तो आपका खर्चा भी कम होगा ना। कीमत कितनी, 10 से 7 कर दूं? यही सवाल तो बताऊं दोबारा, चिंता की बात नहीं है। सर जी एक्सपेंडिचर, खर्चा, खर्चा मैं कह रहा हूं जी 10 से 9 ही कर लो बस। व्यय में तो 10% की कमी कर रहा हूं, व्यय में तो 10% की कमी कर रहा हूं। कंजम्पशन कैसे निकालते हैं? एक्सपेंडिचर में कीमत का भाग दे दे, खर्चे में कीमत का भाग दे दो। तो भैया आप बताओ, रेशो 7 से 9 करना चाहिए क्या? रेशो 7 से 9 करना चाहिए क्या? 2/7 की वृद्धि, 2/7 का मतलब 28.56% कह दीजिए, या 28 सही 4/7। तो अगर कमी का सवाल आएगा तो भी आपकी ट्रिक काम कर रही है ना, तो भी ट्रिक काम कर रही है ना। सर जी कीमत 30% की कमी आई, 70 हो गई, खर्चा 10% बढ़ाया है, खर्चा सॉरी कम किया है, तो 90 हो गया। तो आप 7 से 9 कर रहे हो, 2/7 की बात माननी चाहिए, ऐसा इसको ट्राई कर लीजिएगा, दिक्कत नहीं है बेटा। जरा बताओ, ये बेसिक वाला सवाल है। कीमत, प्राइस बढ़ गया जी 5 से 6 हो गया, कंजम्पशन 4 से 3 कर दिए हो बेटा, तो टोटल आपका जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर 20 से 18 हो जाएगा। 20 से 18 का मतलब 10% की कमी हो गई। सोनम सवालों को ठीक से पढ़ो बेटा, मैंने मिक्स क्वेश्चन इसलिए दिए हैं कि आप अलग अलग प्रकार की बात को समझ पाओ, आप सवाल की लैंग्वेज पे काम कर पाओ। अब इस सवाल को देखकर आपने कह दिया बावड़ों की तरह कि 120 और 75, अरे ये सवाल अलग है, ये सवाल डिफरेंट था। आप ऐसी चीजों को मिक्स मत करो, जब तक आप सवाल की भाषा नहीं पढ़ोगे तब तक आपको जानकारियां समझ में नहीं आएंगी। मैं तो तुम्हें एक ही बात कह रहा हूं कि प्राइस गुणा कंजम्पशन बराबर होता है एक्सपेंडिचर। अगर ये आपसे एक्सपेंडिचर का रेशो पूछ रहा है तो प्राइस गुणा कंजम्पशन करना पड़ेगा ना, प्राइस और कंजम्पशन का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। क्या 55 नंबर तक की बात सबको क्लियर है? अच्छा एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ, अगर मैं आपसे यूं कहता हूं बेटा कि कोई चीज होती है इक्वल, अभी तक मैं आपको क्या बता रहा था कि प्राइस और कंजम्पशन बराबर होता है एक्सपेंडिचर
ये बात आपके सामने है, ये बात आपके सामने है। आप मुझे एक बात तो देखो, जैसे मेरे पास ना बच्चे, मेरे पास मेरे वॉलेट में कुछ मनी है, कुछ रुपए हैं, कुछ रुपए हैं, मान लो 5,000 रुपए, मान लो 5,000 रुपए, ठीक। अगर मैं रोज के, डेली के 500 रुपए खर्च करता हूं बेटा, तो बताओ कितने डेज तक काम चलेगा, कितने डेज तक काम चलेगा बेटा? तो आप कहना जी 10 दिन तक आप इनका यूज कर पाओगे सर जी, 10 दिन तक ये पैसा आपके काम आ जाएगा। मैंने अपना खर्चा बढ़ा दिया, अब मैं रोज के 1,000 रुपए खर्च करने लग गया, अब मैं रोज के 1,000 रुपए खर्च करने लग गया, तो अब 5 दिन में पैसे खत्म हो जाएंगे, 5 दिन में पैसे खत्म हो जाएंगे। जरा टेक्निकली सवाल को सोच के बताओ कि मैं तो तुम्हें कंसेप्ट सिखा रहा था, लगभग वैसा ही सवाल तो है, हालांकि इसमें प्राइस नहीं है, कंजम्पशन नहीं है, खर्चा नहीं है, लेकिन ए गुणा बी कांस्टेंट तो है ना बेटा, ए गुणा बी तो कांस्टेंट है। हाँ, तो अब बच्चा बोला इसमें तो प्राइस कहीं था ही नहीं, आपने कैसे लगा दिया? भाव को समझो, लैंग्वेज का मतलब समझो। अच्छा, एक ना बेटा, आपको पता है हमारा एक हॉस्टल भी है, हमारा एक हॉस्टल है, एक हॉस्टल ऑपरेट करते हैं, मेरा एक हॉस्टल है बेटा, और इस हॉस्टल में करीब करीब, अभी मैंने आज सुबह बात करी थी, तो 200 किलो अनाज पड़ा है, 200 किलो मतलब उसमें गेहूं का स्टॉक पड़ा है, ठीक। मेरे हॉस्टल में 100 स्टूडेंट रहते हैं, मेरे हॉस्टल में 100 स्टूडेंट रहते हैं, और हर व्यक्ति एक दिन में आधा किलो अनाज खाता है, हर व्यक्ति एक दिन में, एक बच्चा एक दिन में आधा किलो अनाज खाता है बच्चे, 1/2 केजी अनाज खाता है, यानी एक स्टूडेंट अगर आधा किलो खाएगा तो 50 बच्चे, सॉरी 100 बच्चे 50 किलो खा जाएंगे क्या? अरे बताओ, 100 स्टूडेंट मिलके 50 किलो खा जाएंगे एक दिन में, एक दिन में। तो मेरा ये अनाज जो है ये 4 दिन चल पाएगा क्या? ये 4 दिन चल पाएगा क्या? अरे 50 केजी के हिसाब से 4 दिन में अपना अनाज खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब क्या कर दिया, अब ना इन स्टूडेंट को मैंने कहा तुम ज्यादा पढ़ा करो, तुम ज्यादा पढ़ा करो, तुम पढ़ते कम हो। इसने कहा सर ज्यादा पढ़ेंगे तो हमको अनाज भी ज्यादा चाहिए, हमको भूख भी ज्यादा लगेगी सर। मैंने कहा उसकी चिंता मत करो, उसकी चिंता मत करो। आप ये बताओ, अगर ये 100 स्टूडेंट ही होते और भैया इन्होंने एक दिन में एक एक बच्चे ने 1 किलो खाना स्टार्ट कर दिया, ये कह रहे हम तो एक दिन में 1 किलो अनाज खाएंगे, एक दिन में 1 किलो अनाज खाएंगे, तो मैंने अब ये 2 दिन तक मेरा अनाज चल पाएगा क्या? यानी आपने कहा सर देखो, आप ना बार बार सवाल की भाषा बदल रहे हो, लेकिन कंसेप्ट चेंज नहीं हो रहा है आपका। अगर कोई बच्चा जानने वाला हो तो बात को समझ पाएगा ना कि यार ये 100 स्टूडेंट, ये इनका कुल मिलाकर खपत है, और ये इनके डेज है, और ये इनकी खपत है, और ये इनके डेज है। खपत तुमने दुगनी कर दी तो डेज आधे हो गए ना, खपत तुमने दुगनी कर दी तो डेज आधे हो गए ना। हाँ, ये बात है, अब समझ में आया कि स्टॉक तो उतना ही था, कंजम्पशन जितना चेंज होगा डेज उसके उल्टे बदलेंगे, कंजम्पशन एक्स से वाई तो डेज वाई से एक्स। क्या उठापटक समझ में आ रही, क्या चल रही है? सुनो बेटा, मैंने 72 सैनिकों के लिए 54 दिन का राशन उपलब्ध करवाया। बात को समझना, देखो मैंने क्या ना, मेरे पास 72 सोल्जर थे, मैंने इनको 54 दिन का राशन उपलब्ध करवाया। मतलब ये लोग ईमानदारी से खाते ना तो 54 दिन में खा पाते, 54 दिन में खा पाते, ठीक। मैं मान लूं कि एक बंदा दिन में 10 ग्राम खाता है, अरे 10 किलो मान लो, कोई बात थोड़ी है। अगर 72 सैनिक, एक बंदा 10 किलोग्राम खाएगा तो 54 दिन तक खा पाएंगे क्या बच्चों? इतना हमारे पास अनाज का स्टॉक था क्या? इतना हमारे पास अनाज का स्टॉक था क्या? है ना? तो मैं तो तुम्हें यह समझाना चाहता हूं मेरे बंधु, मेरे भाई, मेरे दोस्त, कि अगर 72 सैनिक हैं, एक सैनिक दिन में 10 किलो खाता है, तो ये इनका पुराना कंजम्पशन है। मेरे को इकाइयों से मतलब नहीं है, किलोग्राम है कि ग्राम है ना, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब तुमने सैनिक तो कर दिए 90, और हर बंदे ने अपना कंजम्पशन कम कर लिया। हर बंदा कह रहा है जी मैं 10% कम खाऊंगा, यानी अब मैं 9 किलो ही खाऊंगा, अब मैं 9 किलो ही खाऊंगा। तो ये बताओ सैनिकों के कंजम्पशन का रेशो ये आएगा। अरे 72 सैनिक थे, वो 10-10 किलो खाते थे, अब 90 सैनिक हैं, 9-9 किलो खाते हैं। तो एक बार तुम अच्छे बच्चों की तरह, प्यारे प्यारे बच्चों की तरह इनका रेशो निकालो। सर कंजम्पशन का रेशो 8 से 9 आ गया, कंजम्पशन का रेशो 8 से 9 आ गया। इसका मतलब आपके जो डेज है, डेज आपके डेज हैं 9 से 8 हो जाएंगे क्या? क्योंकि राशन तो उतना ही है। अरे राशन तो उतना ही लेके बैठे हो,
तो आपका जो डेज है, डेज 9 से 8 हो जाएंगे। मैंने आपको क्या बताया था अभी मैंने अभी तुमको क्या बताया था कि अगर आपके पास एक लिमिटेड स्टॉक है, तुम ज्यादा खाने लगोगे तो डेज में कमी हो जाएगी ना बेटा। अगर कंजम्पशन 8 से 9 हो गया तो डेज 9 से 8 हो जाएंगे। पहले ये 54 दिन के लिए उपलब्ध था, तो भैया 6 गुना, अब ये 48 डेज में चल पाएगा, अब ये 48 दिन चल पाएगा। 48 उत्तर कैसे आया? क्या तुमको तिकड़म समझ में आई? तुमको मेरी बात समझ में आई? सुभाष कहता मैंने 10 ही क्यों लिया? सुभाष, तुम्हारा जो मन करे वो ले लो भाई, तुम्हारा जो मन करे वो ले लो भाई। तुम्हारा मन करे ना 8.73, वो भी ले सकते हो, कोई ऐतराज नहीं है बेटा मुझे। बाकी मैंने तो ये 10% को देख के लिया था, बाकी तुम्हारा मन है। इसमें एक्सपेंडिचर का रेशो ज्ञात करना है। प्राइस में 36% की वृद्धि हो गई। अरे 36% की वृद्धि का मतलब 25 रुपए से 34 रुपए हो गए। प्राइस तुम्हारा 25 से 34 हो गया। मात्रा में 30% की कमी, कंजम्पशन तुमने कर दिया भैया 10 से 7। तो तुम्हारा जो एक्सपेंडिचर है, तुम्हारा जो खर्चा है, क्या 250 से 210 और 28 238 हो गया क्या? तुम्हारा जो खर्चा है वो 250 से 238 हो गया क्या? अच्छा ये बताओ, आपके टोटल खर्चे में आई तो कमी है। अरे आई तो कमी है ना खर्चे में, तो इंक्रीज वाले ऑप्शन को तो दूर से गोली मार दो। सर जी 12 की कमी आई है, 250 पे आई है, गुणा में 100 करना है और परसेंट करना है। हमें ये बात थोड़ी बहुत समझ में आनी चाहिए कि सर एग्जैक्ट 6 तो उत्तर नहीं बनेगा, 24/5 बनेगा, 4.8 उत्तर आना चाहिए। अभी का हाल फिलहाल का टास्क ये है कि हमसे सवाल बनने चाहिए, जल्दी बन रहे हैं धीमे बन रहे हैं वो इशू नहीं है। इशू अभी ये है कि हमें लैंग्वेज में लिखा क्या पढ़ना आना चाहिए, सवाल का उत्तर आना चाहिए, इसका सॉल्यूशन कैसे बनता है वो आना चाहिए। समय लगे कोई बात नहीं, एक सवाल 2 मिनट में हो रहा है कोई बात नहीं। जब सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम आप सेल्फ इन चीजों को रिपीट करोगे, खुद से ये बातें बनाओगे ना, तो ये एक एक सवाल पे आपकी स्पीड भी बन जाएगी, आप इन चीजों को तेज गति में कर भी पाओगे बेटा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमारा एक सिनेमा हॉल है बेटा, तुम्हें मेरे बिजनेस के बारे में पता नहीं है, एक हॉस्टल भी है, एक सिनेमा हॉल भी है हमारा। अच्छा एक बात बताओ, सिनेमा हॉल में जो रेवेन्यू आता है, जो रेवेन्यू आता है, अभी आज शाम तक कितना कलेक्शन आया मैं फोन करूंगा, हाँ भाई कितने पैसे आ गए आज, तो ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि सर जी प्रत्येक टिकट की कीमत कितनी है और अपने पास विजिटर कितने आए या ग्राहक कितने आए या दर्शक कितने आए, कितने लोग हैं जो आज मूवी देखने आए थे, यही होगा क्या? अरे बोलो 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 बोलो, बात समझ में आ रही है? हाँ रिया, ये तो बेटा सवाल सिनेमा हॉल वाला आ गया तो मैं सिनेमा हॉल का मालिक बन गया। अगर यहाँ कोई फैक्ट्री का आता तो तुरंत मैं फैक्ट्री का मालिक भी बन जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा। हो सकता है इसमें कोई एक बहुत बड़ी रिलायंस इंडस्ट्री का मालिक बनना होता तो मैं बन जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुरंत बन जाते हैं बेटा। अच्छा एक बात बताओ, आपका जो रेवेन्यू है वो इन दो बातों पे डिपेंड करता है ना, इन दो बातों पे डिपेंड करता है ना। हाँ, कैसे भी डेटा पूछ सकता है, कैसे भी डेटा पूछ सकता है, कैसे भी बात कर सकते हैं। जैसे सुनो, जेड स्क्वायर मॉल में मूवी टिकट की कीमत 1% कम हो गई, राजस्व संग्रह 83 सही 1/3% बढ़ गया, रेवेन्यू 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 बेटा बढ़ गया, ये वैल्यू 5/6 है क्या? रेवेन्यू 6 से 11 हो गया। हाँ 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 सर, रेवेन्यू 6 से 11 हो गया और कीमत में 1% की कमी आई है, कीमत में 1% की कमी। अरे कीमत 100 से 99 हो गई क्या बाबू भैया? कीमत 100 से 99 हो गई क्या? हाँ सर जी हाँ। अगर मेरे को सीटें, नंबर ऑफ सीट का रेशो चाहिए तो मैं रेवेन्यू में कीमत का भाग कर दूं, रेवेन्यू में कीमत का भाग कर दूं बेटा, कितना रेवेन्यू आया है और प्रत्येक कीमत क्या है, तो आपके सवाल का उत्तर मिल जाएगा। आपने कहा जी हाँ सर, ये तो बात देखने में बहुत आसान लग रही है, ये तो बात ही बहुत आसान लग रही है। तो 54 और 100 का रेशो बनेगा, पुरानी सीटें और नई सीटों का रेशो, पुरानी सीटों और नई सीटों का रेशो ये बनेगा। सर क्या ये नंबर किसी नंबर से कट पा रहा है? आप 2 से ही काटो, दूर क्यों जा रहे हो? 27 और 50। सर जी ये इनका रेशो आ रहा है, ये क्या है? ओल्ड नंबर ऑफ सीट्स, ये है न्यू नंबर ऑफ सीट्स, ये है न्यू नंबर ऑफ सीट्स।
देखो बैठने की क्षमता अब 350 हो गई है। नाउ इंक्रीज टू आना था, इंक्रीज टू 350 तक हो गई है, 350 बचे क्या है, अब नंबर ऑफ सीट्स है 50 की वैल्यू है। तो सीटें बढ़ी कितनी है, सीटें बढ़ी कितनी है सर जी, 27 से 50 करने में आपने 23 सीटें बढ़ाई हैं, 23 से आपको गुणा करना है, ये 7 बार कटेगा, 161 सीटें बढ़ानी चाहिए सर आपको। आपने 161 सीटों का इंक्रीज किया है, 161 सीटों का इंक्रीज करा है। ऐसा थोड़ी सी बात समझ में आ रही है तुम्हें क्या चल रहा है? तुम्हें यह बात पता लगनी चाहिए कि भाई अगर हमने अपने रेवेन्यू को 6 से 11 कर दिया तो कीमत 100 से 99 हुई है, तो रेवेन्यू में कीमत का भाग दोगे, नंबर ऑफ सीट का रेशो मिल जाएगा। अब सीटें 350 हैं, तो पहले कितनी थी वो भी ज्ञात कर सकते हो, बढ़ी कितनी है ये भी ज्ञात कर सकते हो। 58 नंबर सवाल तक की बातें सबको समझ में आ रही हैं। मैं तुम्हें टाइम लगाकर धीमे धीमे सवाल इसलिए बता रहा हूं बेटा कि तुमको उठापटक समझ में आ जाए, तुमको ये कहानियां पल्ले पड़ने लगे, कैसे कैसे बात बन रही है, ऐसे मैथ्स का तुम्हारा डर खत्म हो जाए, ये चाहते हैं। सुनो, मैंने बच्चों आपको एक एक्स वाई वाला फॉर्मूला बताया था। जब किसी चीज में आप x% की वृद्धि और x% की कमी करते हो, जब x% की वृद्धि और x% की कमी करते हो, तो टोटल तुम्हारे खर्चे में x² बटा 100% की कमी होती है। क्या जानते हो क्या ये बात? ये बात तुम्हें पता है, तुम्हें याद भी है ना? इस सवाल के बाद 60 क्वेश्चन पर ब्रेक लेंगे, 60 के बाद गाड़ी रोक लेंगे, कोई बात। पेट्रोल की कीमत x% बढ़ गई, खपत में x% की कमी हो गई, तो कुल व्यय, मैं जानता हूं सर जी, कुल व्यय में x² बटा 100% की कमी आनी चाहिए। सवाल कहता टोटल खर्चे में 20.25% की कमी आई है। क्या बच्चों सोच के बताओ, 20.25 जो है ये x² बटा 100 के बराबर है क्या? x² बटा 100 के बराबर है क्या? हाँ सर जी हाँ। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, x² की वैल्यू आ गई 2025, और तुम्हें जानकर ये बहुत हर्ष होगा, ये 45 का स्क्वायर है सर जी, x का मान आ गया 45, x का मान आ गया 45। अब ये तुम्हें कहता है कीमत भी बढ़ जाए, कीमत भी x बटा 3 यानी कि 15% कीमत भी बढ़ जाए, खपत भी 15% बढ़ जाए, तो खर्चा कितना बढ़ेगा? बेटा फॉर्मूला कर लो, 15 प्लस 15, 15 का स्क्वायर 225 बटा 100, अरे टोटल इतने परसेंट का चेंज होगा क्या? 15 15 30 और 2.25 सर जी 32.25% का चेंज बनना चाहिए। ये इस सवाल का उत्तर आ गया ऐसा। एक्स वाई वाले फॉर्मूले के आधार पर ये कितना इजी बन चुका है, इस पर ज्यादा कुछ काम करने की बात थी नहीं बेटा। क्या रिपीट करूं इसमें समरजीत, कौन सी बात रिपीट करूं भाई, तो बता दे एक बार। x² बटा 100 कैसे आया ये रिपीट करूं, या मैंने फॉर्मूला कैसे लगाया ये बात रिपीट करूं भाई? अरे बोल कुछ यार, 15 कैसे आया? अरे ये x बटा 3 करना है ना, जब x का मान 45 है तो x बटा 3 करोगे 15 ही तो आएगा, 15 ही तो आएगा भाई। बेहतरीन सवाल, अल्टीमेट चीज, अल्टीमेट मामला। जॉन को नियमित काम करने के लिए 57 रुपए और ओवरटाइम के लिए 114 रुपए प्रति घंटे के मिलते हैं। कुल मिलाकर 172 घंटे काम करता है। ओवरटाइम घंटों से उसकी आय नियमित घंटों से होने वाली आय का 15% है, तो फिर उसने ओवरटाइम में कितने घंटे काम कराए, ये बात तुम्हें बतानी है। एक बार देखो, आपको लैंग्वेज समझ में आ रही है कि जॉन अगर रेगुलर वर्किंग आवर में काम करता है ना, तो सैलरी है 57 रुपीज पर आवर। ओवरटाइम पे काम करेगा तो 114 रुपए पर आवर मिलेंगे। कुल मिलाकर 172 घंटे काम करता है, तो ओवरटाइम घंटों से उसकी आय नियमित घंटों से होने वाली आय का 15% है, तो उसने कितने घंटे ओवरटाइम कराए ये तुम्हें बताना है। इसको तुम कोशिश कर लो बेटा, एक बार अपने मन से सवाल बना लो। अगर तुमसे बन जाए तो बहुत बढ़िया, हम बहुत खुश होंगे आपसे। अगर नहीं बन पाता तो कोई बात नहीं, अपन 5 मिनट के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे, तब मैं इस सवाल के बारे में पूरी बात आपके सामने कर लूंगा। ठीक है जी।
हाँ भाई, सवाल किसी से बना? कुछ लोगों ने किया सवाल, कुछ से नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, बातें आ रही है मिली जुली। 12 आंसर आया किसी बच्चे का, कोई बात नहीं, इट्स ओके। सुनो, कहानी क्या है। तो जॉन दो प्रकार से काम करता है बेटा। एक तो काम करता है वो नॉर्मल वर्किंग आवर्स में, और एक काम करता है वो ओवर टाइम में। ओवर टाइम में अब इसको जो सैलरी मिलनी है, बेटा एक बात बताओ, मेरे को जो सैलरी मिलेगी, आज मैं अनअकैडमी पे काम करता हूं, तो सैलरी हमें किस बेस पे मिलती है कि हमारा पर आवर कॉस्ट क्या है, प्राइस पर आवर, और एक मैंने कितने घंटे काम करा, एक मैंने कितने घंटे काम करा वर्किंग आवर्स, क्या इन दो बातों पे डिपेंड करते हैं? क्या इन दो बातों पे डिपेंड करते हैं? भाई सैलरी कितने रुपए बनेगी, एक तो पर आवर की कॉस्टिंग क्या है, एक वर्किंग आवर्स क्या है, कितने घंटे काम करा, इस बात पे। ठीक। अब मेरे को जो टोटल, अब मैं दो प्रकार से काम कर रहा हूं, कहानी को समझना। एक मैं काम कर रहा हूं नॉर्मल वर्किंग आवर्स में अपने, और एक मैं अपना काम कर रहा हूं बेटा जिसमें ओवर टाइम का काम कर रहा हूं, ओवर टाइम पे काम कर रहा हूं। ठीक। तो नॉर्मल वर्किंग आवर की सैलरी और ओवर टाइम की सैलरी का रेशो 1:2 आ रहा है क्या? 57 और 114 का अनुपात आप सब बच्चे जानते हैं। 57 114 का रेशो आप जानते हैं बेटा, ये बात तो आपको समझ में आएगी ना, ये पल्ले पड़ गई। हाँ। और सैलरी का रेशो भी आपको पता है। सर सैलरी का रेशो पता है, सैलरी नॉर्मल आवर्स में जो सैलरी आई, ये नियमित घंटों से होने वाली सैलरी का 15% है। अगर यहां से 20 आया तो यहां से 3 रुपए आए क्या? 100 और 15 कह दो, 20 और 3 कह दो। ये जो मैंने टर्म लिखे हैं, ये केवल तुमको समझाने के लिए लिखे हैं, ये तुमको केवल समझाने के लिए लिखे हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं नॉर्मल का और ओवर टाइम का, ये नॉर्मल है ये ओवर टाइम है, वर्किंग आवर का रेशो निकालूंगा, इधर 20/1 आएगा और इधर में 3/2 आएगा क्या? क्या तुमको ये बात समझ में आई? क्या तुमको ये बात समझ में आई? भाई वर्किंग आवर्स कैसे काउंट होंगे, वर्किंग आवर्स कैसे काउंट होंगे, वर्किंग आवर का रेशो कैसे आएगा? सैलरी बटा प्राइस पर आवर, सैलरी बटा प्राइस पर आवर, सैलरी बटा प्राइस पर आवर कर दिया। 20/1 आ गया नॉर्मल के वर्किंग आवर, 3/2 आ गया ओवर टाइम के वर्किंग आवर, यही तो आ गया। रेशो बनेगा 40:3। टोटल मैंने कितने घंटे काम करा है, टोटल मैंने कितने घंटे काम करा है, रेशो बनेगा 40:3। 172 क्या है, 43 की वैल्यू है। सर 4 बार कट रहा है, 4 बार कटेगा तो ये 160 और ये आएगा 12। इतने घंटे मैंने काम करा है। तो ओवर टाइम वाले में मैंने 12 घंटे काम करा है, और नॉर्मल वर्किंग आवर में 160 आना चाहिए, 160 आना चाहिए। एक सेकंड रुकना। हाँ, देखो आपको ये सवाल करने के लिए ना बेटा, आपको ये सवाल करने के लिए सैलरी बराबर प्राइस गुणा प्राइस लिखना नहीं होता। तुमको सवाल करने के लिए डायरेक्ट ये बात ऑब्जर्व करनी है, तुमको डायरेक्ट ये बात समझनी है बेटा कि इस सवाल में हमें पेपर में कैसे करना है। तो पेपर में करने के लिए डायरेक्ट एक बात समझना कि नॉर्मल आवर्स और वर्क ओवर टाइम के आवर्स, इनकी जो सैलरी बनती है ये 20 रुपए, और इनकी सैलरी बनती है 3 रुपए। पर आवर की कॉस्टिंग का रेशो है 1:2। सर जी 40:3 बनेगा। 172 अगर 43 की वैल्यू है तो ओवर टाइम वाले की वैल्यू चाहिए 12। आपके सवाल का उत्तर बन गया। ये सवाल करने का तरीका है, ये सवाल करने का मेथड है, ऐसे ये बात कर पाओगे। सुनो,
एक मिनट। सुनो रे भैया, तुम सवाल करो ना। अंकित को अपने वेतन में 29% की बढ़ोतरी मिलनी थी, लेकिन टाइपिंग त्रुटि के कारण इसमें 57%, बट इट्स रॉन्गली टाइप द फिगर 57% एंड प्रिंटेड द न्यू स्लिप। पर 57% का एक से 1380 और 25 बाई 40 920 2200। ठीक है, सुनो सुनो सुनो, बताओ मत, बातें करने पर ध्यान मत दो, मेरी बात को समझो। अंकित को अपने वेतन में 29% की बेटा बढ़ोतरी मिलनी थी, पर गलती से इनको 57% टाइप करके सैलरी बढ़ा दी। He received the salary for 3 months before from the organization, realized the mistake. If the excess paid to him in previous month is to be deducted from the 4th month salary, if after deduction he get 9,000 as 4th month salary, then find his actual salary. मेरी बात को समझो, बतियाओ मत, चैटिंग मत करो, फुल बातों पे ध्यान दो, ध्यान दो बेटा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, देखो एक व्यक्ति की सैलरी थी 100 रुपए, ठीक। अब क्या हुआ भाई साहब, कंपनी ने बोला कि आपकी सैलरी बढ़ गई, आज से आपको 129 रुपए सैलरी मिलेगी। भाई साहब 29% अगर सैलरी बढ़ रही है तो क्या 129 रुपए मिलने चाहिए क्या? कंपनी कह रही है 100 रुपए तुम्हारी सैलरी थी भाई साहब, 29% बढ़ा दी, 129 मिलनी चाहिए। कंपनी ने गलती से इसकी सैलरी बढ़ा दी है 57%, गलती से इसको 157 रुपए दे दिए। सोचकर बताओ बेटा, 28 रुपए फालतू दे दिए क्या? इसको 28 रुपए फालतू दे दिए क्या? 3 महीने तक कंपनी ये गलती करती रही, 3 महीने तक ये गलती करती रही, तो पवन को बातों को छोड़ो और सवाल करने पर ध्यान दो। 84 रुपए सैलरी इनको एक्स्ट्रा मिल गई क्या? बताओ बेटा। देखो जो इनकी एक्चुअल सैलरी थी, वास्तविक सैलरी थी, उससे 84 रुपए ज्यादा मिल गए, 84 रुपए नाजायज मिल गए, गलत मिल गए, गलत मिल गए। चौथे महीने कंपनी की आंख खुली, वो कहते भैया 129 रुपए सैलरी तेरी बनती है, 84 रुपए हमसे ज्यादा ले गया, ये हम काटेंगे, क्या इसको अब 45 रुपए सैलरी देंगे क्या बेटा? भाई 129 बनते हैं, हम 84 रुपए काट लेंगे जो आपने ज्यादा ले लिए हमसे, तो 45 रुपए अब आपकी सैलरी आपको दे दी। यही बात है, एक्चुअल कहानी यही है। ये कहता है चौथे महीने में काट पीट के उसको 9,000 रुपए दिए हैं, मुझे लग रहा है चौथे महीने में 45 दिए। एक्चुअल सैलरी बताओ बेटा। एक्चुअल सैलरी तो 129 थी, बढ़ने के बाद में जो सही सैलरी थी वो 129 थी, तो 258 के आगे 2 जीरो चिपका दो, 25,800 रुपए मिलने चाहिए, 25,800 रुपए मिलने चाहिए। ऐसा आगे बात समझ में? आप लैंग्वेज को समझो ना। 3 महीने तक गलती से आपको पेमेंट ज्यादा मिलती रही, अब चौथे महीने जब हम गलती अपनी सुधारेंगे तो सारे पैसे काट लेंगे बेटा। 84 रुपए फालतू दिए वो काट लिए, तुमको थमाए 45 रुपए। सवाल कहता है 9,000 रुपए दिए, तो 9,045 की वैल्यू है, 129 की वैल्यू पूछी है, 258 के आगे 2 जीरो लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, खत्म। आ जाओ, ये सवाल देखो बेटा, आपने इस प्रकार के क्वेश्चन पहले रेशो वाली क्लास में करे हैं, अब थोड़ा इनको और समझते हैं। ए की इनकम बी की इनकम की तुलना में 60% कम है। ए का व्यय, ए का खर्चा बी के खर्चे के 60% के बराबर है। यदि ए की आय और बी के व्यय 70% के बराबर है। बच्चों ये है ए और ये है बी। क्या आप लोग इनकी इनकम को कुछ बता सकते हो मुझे? जल्दी बताओ, इनकम का रेशो क्या मानो बेटा? जल्दी सारे बच्चे बताओ, इनकम का रेशो क्या मानो? 2-3 कहने वालों, तुम्हें कब समझ में आएगा
कि ए की इनकम बी की इनकम से 60% कम है, तो रेशो बनेगा 2:5 का। एक्सपेंडिचर बताओ, ए का खर्चा बी के खर्चे के 60% के बराबर है, 60% के बराबर है। अब सर ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, तो क्या मैं इसको 3x 5x और 3y 5y मान लूं? भाई ये तो हमें देखना पड़ेगा ना कि xy का मान क्या है, इसके बिना सवाल कैसे करेंगे, ये तो आना चाहिए। आप मुझे बताओ, ए की आय तो 2x है, बी के खर्चे के, बी का खर्चा 5y है, ए की इनकम बी के खर्चे के 70% के बराबर है। ए की इनकम बी के खर्चे के 70% के बराबर है। तो प्यारे बच्चों ये 2 बार कटेगा, x और y का रेशो 7:4 बनेगा, ये 7:4 बनेगा, 7:4 बनेगा, हाँ 7:4 बनेगा। तो आप वैल्यू पुट कर लो, 7 दूनी 14, 7 5 35, 4 गुणा कर लो बेटा 12 और 4 गुणा कर लो 20। इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर को माइनस करोगे तो सेविंग आ जाएगी, सेविंग आनी चाहिए 2:15, सेविंग आनी चाहिए 2:15। रेशो वाली इनकम वाली शीट में भी मैंने आपको इससे मिलते जुलते सवाल करवाए थे, लगभग इस तरह की बात बताई थी। रेशो और परसेंटेज में बहुत सारी बातें एक जैसी होती हैं, वहां ये बातें मैंने आपको बताई थी, 2 और 5 के बारे में मैंने आपको बताया, और सेम बात यहां है। हाँ ऐसे ही क्वेश्चन वहां भी था बेटा, बस चीजें लैंग्वेज समझ में आ जाए तो बात बन जाए, कोई इनमें दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्चुअल सैलरी पूछा था सीजीएल, एक्चुअल बेटा जो एक्चुअल सैलरी बढ़ने के बाद ही तो बताएंगे ना, 100 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, ये तो पुरानी सैलरी थी। 29% तो सैलरी बढ़ गई ना, वास्तव में सैलरी तो 129 हो गई है, तो गलती से मैं आपको 157 रुपए दे रहा हूं, वास्तविक सैलरी तो 129 ही है, एक्चुअल सैलरी तो 129 ही है तुम्हारी। लो बताओ जी, फ्री के नंबर ले लें, 2-4 नंबर फ्री के बटोर लें। चावल का प्राइस है 5 से 6 हो गया, खर्चा सेम रखना है, कंजम्पशन 6 से 5 करना पड़ेगा, 1/6 की कमी करनी पड़ेगी, इसे 16.66 भी कह सकते हो, 16.7 भी कह सकते हो, एक ही बात है। खाना पकाने के तेल की कीमत 25% बढ़ गई, 25% बढ़ने का मतलब 4 से 5 हो गया, कंजम्पशन तुम्हें 5 से 4 करना पड़ेगा, 20% की कमी करनी पड़ेगी बेटा। चीनी की कीमत 20% से बढ़ गई 120, खर्चा केवल 8 बढ़ाना है, ये लो। कितनी कमी करनी चाहिए सर? 12 की कमी करनी चाहिए 120 से। 1/10 की कमी का मतलब 10% होता है, 1/10 का मतलब 10% होगा। डायरेक्ट आपको सवाल करने आने चाहिए, सवाल की लैंग्वेज क्या है वो अगर पढ़नी आएगी तो बात बनेगी। अब आ जाओ नई बात में चलते हैं। सर जी नमक की कीमत में 15% की कमी एक व्यक्ति को 272 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है। देखो मेरे पास 272 रुपए थे बेटा, मैं तो इनसे ही नमक खरीद रहा हूं, अब कीमत में कमी हो गई, मेरे को नमक ज्यादा मिल रहा है, मतलब मेरा पैसा तो कांस्टेंट है ना, पैसा तो मेरा कांस्टेंट है। तो आप बताओ नमक की कीमत कितनी हुई है? सर जी कीमत में 15% की कमी आ गई, 20 से 17 आ गई। क्वांटिटी, मात्रा, सर मात्रा का रेशो 17 से 20 आना चाहिए क्या? क्वांटिटी का रेशो 17 से 20 आना चाहिए क्या? हाँ। सवाल कहता मुझे 2 किलोग्राम चावल फालतू मिल रहा है, रेशो में आपको मिल रहा है 3 किलोग्राम, रेशो में आपको मिल रहा है 3। बेटा असल में ये 2 किलोग्राम है, ये 3 की वैल्यू है, ये 3 की वैल्यू है, और घटी हुई कीमत पूछी है तो 20 की वैल्यू बताओ। क्या बच्चों आपको 40/3 किलोग्राम नमक मिल रहा है क्या? कीमत घटने के बाद तुमको 40/3 किलोग्राम नमक मिल रहा है, 40/3 किलोग्राम मिल रहा है, और कितने रुपए में? 272 रुपए में। 272 रुपए में 40/3 किलोग्राम नमक मिल रहा है, तो ये तरीका होता है बेटा, 4 से काटोगे, 4 6 24, 4 8 100 सॉरी 180 और 24 204, 204/10 20.4 आपके सवाल का उत्तर आना चाहिए। रेड्यूस प्राइस 17 है ना? हाँ 17 ही तो है, 17 ही तो है ना बेटा। अरे प्राइस से थोड़ी गुणा करोगे, तुमको रेशो दिया हुआ है क्वांटिटी का, 2 किलोग्राम ज्यादा खरीदने को मिलता है, तो किलोग्राम अगर 2 ज्यादा मिल रहा है तो मैं देखूंगा कि मुझे यहां क्वांटिटी कितनी मिल रही है। 272 में मेरे को क्वांटिटी कितनी मिल रही है, 272 में मुझे क्वांटिटी कितनी मिल रही है। 272 में मेरे को 40/3 किलोग्राम नमक मिल रहा है, तो 272 में अगर 40/3 आ रहा है तो एक्चुअल में उसका रेट आ जाएगा 20.4 रुपए पर केजी। लगभग इसके मिलती जुलती एक बात और समझो,
गेहूं की कीमत में 20% की कमी हो गई बेटा, सेम पैसे में हमारी जो मात्रा आएगी, जो क्वांटिटी आएगी ना, वो 4 से 5 हो जाएगी। हाँ, सवाल कहता है 5 किलोग्राम गेहूं ज्यादा खरीद पाता है, 5 किलोग्राम फालतू ले रहा है, हम कह रहे हैं एक फालतू ले रहा है, तो यहां पर बेटा बताओ 20 केजी और यहां पर 25 केजी आ रहा है क्या? अरे डिफरेंस एक था ना, एक का मतलब कितना सवाल में दिया गया? एक का मतलब दिया गया 5 केजी। तो मैंने पूछा वास्तविक कीमत, बेटा 800 रुपए में अगर 20 किलो गेहूं मिलता है तो वास्तविक कीमत आ गई 40 रुपए पर केजी। अगर ये आपसे घटी हुई कीमत पूछता तो आप कहते 800 रुपए में 25 किलो गेहूं मिलता है, 25 या 75, 32 रुपए पर केजी। आपसे सवाल में कुछ भी पूछ सकता है। गेहूं की ओरिजिनल कीमत पूछे तो भी आपको पता है, गेहूं की घटी हुई कीमत पूछे तो भी आपको पता है। दोनों प्रकार की कीमत ज्ञात कर सकते हैं आप। अरे जब आपको टोटल रुपए पता लग गए, जब तुम्हें क्वांटिटी पता लग गई, फिर तो कुछ भी पूछे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुनो, एक वस्तु की कीमत में इतने परसेंट की कमी हो गई, बेटा कीमत में कमी हो गई तो कीमत 8 से 7 हो गई, तो मात्रा जो आएगी, जो तुम क्वांटिटी लाओगे, वो 7 से 8 हो जाएगी। सवाल कहता 2.5 किलोग्राम ज्यादा ले पाता है, बेटा 2.5 किलोग्राम अगर ज्यादा ले पा रहा है तो एक की वैल्यू 2.5 किलोग्राम है, तो यहां पर आएगा 17.5 और यहां पर बन जाएगा 20 केजी। यानी पहले तुम्हें ये वस्तु 17.5 केजी मिलती थी, तो अब 20 केजी मिलती है। 280 रुपए में कोई 20 किलो सामान मिल रहा है, तो 14 रुपए पर केजी कीमत आ गई क्या? 14 रुपए पर केजी की वैल्यू आ गई। इनकम एक्सपेंडिचर वाली शीट को बड़े अच्छे प्रकार से हम कंप्लीट करने ही वाले हैं। सुनो, ये अभी रिसेंट का सवाल है बच्चों, बिल्कुल। पेट्रोल की कीमत में 5% की तेजी हो गई, रेट बढ़ गई। बढ़ोतरी से पहले कीमत 82 रुपए पर लीटर थी। एक आदमी महीने में 3045 किलोमीटर की यात्रा करता है, उसकी कार 15 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि के कारण उसकी मासिक व्यय पर निकटतम कितने रुपए का खर्चा आया है? देखो बेटा एक बात बताओ, इस व्यक्ति ने ट्रैवल भी सेम करना है, इसकी कार का माइलेज भी वही है, तो मेरे को अगर यह पता लग जाए कि कितने लीटर पेट्रोल का यूज करता था, तो बात बन जाएगी क्या? बात बन जाएगी क्या? देखो मेरी बात सुनो, मैं 3045 किलोमीटर का ट्रैवल करता हूं महीने में, इतना ही करता हूं, और मेरी कार 15 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है। माइलेज का मतलब होता है एवरेज, कि भाई साहब 1 लीटर में 15 किलोमीटर आपकी कार चल पाती है। 15 दूनी 30, 15 तिया 45। क्या एक महीने में ये बंदा 203 लीटर तेल खर्च कर रहा है क्या? एक महीने में इनके जो तेल का कंजम्पशन है वो 203 लीटर है, और 203 लीटर तेल ये 82 रुपए की कीमत पे खरीदते थे। इतना इनका टोटल एक्सपेंडिचर है, इतना इनका टोटल खर्चा था बेटा। तो अब आपकी कीमत 5% बढ़ गई, बेटा 5% बढ़ गई तो 1/20 रुपए कीमत बढ़ गई क्या? भाई जितना पहले खर्चा आता था अब उसमें 5% फालतू आएगा। मुझसे नया खर्चा नहीं पूछा है, मुझसे पूछा लगभग तुम्हारे खर्चे में कितने रुपए की वृद्धि हो गई। 2 से काट लो 41, 2 से काट लो 10। 203 गुणा 41 करना है बेटा, बटा में 10 करना आसान है। अगर मैं ये गुणा भी करके देखूं बेटा, तो गुणा करना मुश्किल काम नहीं है। 203 का अगर मैं 40 में गुणा करूंगा, तो ये 4 में गुणा करूंगा तो ये बनेगा 812, 8120, 8120 बनेगा। अगर मैं 203 का गुणा कर लूंगा 40 से, 8120 बनेगा, और 203 जोड़ भी दूंगा तो ये बनेगा 8323 इतने रुपए। 10 का भाग दोगे तो करीब करीब 832.3 रुपए का खर्चा आपका मंथली बढ़ जाएगा। इतने रुपए का तुम्हें खर्चा अब ज्यादा करना पड़ेगा। मैंने आपसे ये नहीं पूछा है कि इनका नया खर्चा कितना है, नया खर्चा ज्ञात करना है तो उसमें जोड़ना पड़ेगा बेटा। लेकिन अगर तुम्हें यह पूछा कि वृद्धि कितनी हुई है, तो 832.3 रुपए की वृद्धि हुई है। निकटतम पूछा था तो निकटतम में अपने सवाल का उत्तर ए बन जाएगा। आगे बात समझ में? परसेंटेज पे हर प्रकार का सवाल बनना चाहिए, हर प्रकार की बात तुमसे कवर होनी चाहिए। जरा बताओ, देखो चीनी की कीमत बढ़ गई है 28%, खर्चा परिवार कहता कि मैं केवल 12% फालतू करूंगा। भैया एक बात बताओ, आपको कंजम्पशन रेशो चाहिए तो आप कीमत 128 और खर्चा 112 कह सकते हो। सर जी इनको 16 से काटोगे 8:7, 8:7।
तो आप मुझे बताओ, पहले अगर कंजम्पशन 18.4 केजी था तो अब 16.1 आएगा। अरे 18.4 अगर 8 की वैल्यू है तो 7 की वैल्यू ज्ञात करनी है, 16.1 केजी आना चाहिए। क्या शीट नंबर 4 के आपके सारे सवाल कंप्लीट हो गए? एक एक कंसेप्ट, एक एक लेवल मैंने आपको बताया। जितनी बातें बताई आपको समझ में आई सब बच्चों को? देखो, बड़ा बड़ा काम तो हमने परसेंटेज का पढ़ लिया, बड़ा बड़ा काम तो परसेंटेज का मैंने आपको बता दिया है। जो पेपर में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं ना, उनका तो अपने जिक्र कर लिया। अब चाहे वे किसी भी प्रकार के सवाल हो, चाहे उनमें कोई एक लैंग्वेज की बात की गई हो, वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने इतने ही सवालों के लगभग बेटा आपको एक शीट नंबर 4 भी प्रोवाइड करवाई थी। क्या इसको भी आप लोगों ने ट्राई करा? क्या इसको भी आपने ट्राई किया? क्या योगेंद्र भैया क्यों ट्राई नहीं करा? कौन ट्राई करेगा? तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा भाई? 2 दिन की छुट्टी थी, उनमें क्या सो रहे थे क्या? आप मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, मैं 2 ही मिनट में आना, स्टाफ को काम बोल के आना है। अब तुम तो भैया बतियाओगे खूब सारा, जीके के बेस्ट टीचर कौन है? सुनो भाई सुनो, ये जो बेटा प्रैक्टिस वाली शीट है ना, देखो इसमें भी आपको लगभग लगभग प्रकार के सवाल मिलेंगे। तो आप में से किसी बच्चे ने अगर इस शीट के सवाल ट्राई करे हो तो मुझे सिर्फ बेटा इतना तो पहले, 1 से लेकर 10 नंबर तक के सवाल में किसी बच्चे का कोई डाउट आया क्या? कोई सवाल नहीं आया डाउट में आपका? क्योंकि अभी समय बचा है, मैं आज नई शीट को स्टार्ट करने से पहले सोच रहा हूं कि इसमें कोई डाउट आए तो उसकी बात कर लें। 11 से 20 में कोई डाउट किसी बच्चे का आया? एक आया जी 12 नंबर सवाल, एक आया 16 नंबर सवाल, एक 13 नंबर। बहुत बढ़िया। ऐसा क्या है इनमें, देखो तो सही। है ये क्या बात है? ये क्या बात हुई भाई? आप एलिगेशन में भी कर सकते हो, आप इस सवाल को बेसिक से भी कर सकते हो। अच्छा, इसमें ना ये 25% मिसिंग है, थोड़ा इंग्लिश का डेटा गड़बड़ है। द रेशो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्सन, हर इनकम इंक्रीज बाय 25%, एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 28%, व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज इन सेविंग? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सवाल में। आपको पता है ये एक्सपेंडिचर, ये सेविंग और बीच में आती है इनकम। तो इनकम में 25% की वृद्धि, खर्चे में 28% की वृद्धि, एक्सपेंडिचर का सेविंग का रेशो 5:3, तो ये अगर 3 आ रहा है यहाँ पे तो यहाँ 5 आना चाहिए, 20% आना चाहिए। ओ भाई साहब कह रहे ये न्यू हमसे, तुमसे हुआ क्या है फिर घर पे? एक्सपेंडिचर और सेविंग, सर जी बचत में 22% की वृद्धि हो रही है, खर्चे में 10% की वृद्धि हो रही है, 1/3 बचाता है, रेशो इनमें है 2:1 का। मीन वैल्यू ज्ञात करनी है बेटा। मीन वैल्यू के लिए 20 और 22, 42 में 3 का भाग दोगे 14% आना चाहिए, तभी तो इनका डिफरेंस लोगे 4, इनका 8, बात बन रही है
14% हो गया, खत्म बात। हाँ, मैं देखता हूं कि इसमें कोई ऐसा नया सवाल भी है कि जैसे मैंने आपको बताए हैं उनके अलावा कोई ऐसी बात आ गई हो। एक सवाल था, एक बच्चे ने पूछा था मेरे से, देखो ये क्वेश्चन है ना, ये मेंस में भी आ रखा है बेटा, मेंस में, प्री में, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में। विनय जब मैं बार बार चिल्ला रहा था कि 1 से लेकर 10 तक में बताओ बताओ बताओ, तब सो गए थे क्या भाई? देखो ये क्वेश्चन सीजीएल टीयर 2 में आया है ये। इसमें एक सवाल था, आप ये वाली शीट ना आज पूरी कर लेना। इसमें 50 सवाल हैं, तो ये सारे सवाल वही हैं जो अभी तक आपने पढ़े। इस शीट में जितना काम करवाया उसको पूरा कर लेना। दो चार कोई आपके डाउट आए हैं, ये 7 मिनट में कर लेते हैं, हो सकता है कोई नई बात मिल जाए। कोई बात नहीं बेटा। एक्स वाई जेड, इसमें अगर प्लस माइनस आ जाए तो कैसे करना पड़ेगा भाई? जहां प्लस आ रहा है वहां माइनस आ रहा है, वहां लगा दो, क्या दिक्कत आ रही है? आपने कहा जी अगर मान लो पहले मैंने संख्या को 4% बढ़ाया, फिर मैंने 3% कम करा, फिर मैंने 6% जोड़ा, ऐसे कह रहे हो भाई केंजो? तो लिख दो x प्लस वाई प्लस जेड, 4 में 3 घटाओगे 1 और 6, पहले तो आ गया 7, प्लस एक्स वाई का गुणा करोगे माइनस का 12, वाई जेड का माइनस का 18, और ये आएगा प्लस का 24/100। तीनों का आपस में गुणा करोगे, नेगेटिव बात बनेगी, 4 3 12 6 72/10,000। इतने परसेंट का चेंज करना है। तो 7 माइनस, देखो ये बन गया 30, 30 में 24 घटाओगे 6, 6/100 0.06 माइनस 0.0072। ये बात सॉल्व कर लीजिए। अगर कहीं पे माइनस का साइन आता है तो उसे माइनस वाली जगह पे अप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है बेटा। अच्छा ये एक सवाल देखो बेटा, अनुराग का सवाल है, बढ़िया सवाल है ये। एक मिनट रुको बेटा, 1 सेकंड का वेट करना। अरे नहीं, सुनो, यदि किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि करते हैं, फिर 15% कमी की जाती है, तो परिणाम आया 782 आया। बेटा अगर किसी नंबर में 15% की वृद्धि 15 की कमी करोगे तो आप बताओ माइनस में होगा 2.25%, इतना ही होगा भाई। हम जानते हैं कि पहले हमने 15 बढ़ाया 15 घटाया, x जोड़ा x घटाया, तो x² बटा 100% की कमी होती है। ये कमी करने के बाद परिणाम इतना आया है,
इसका मतलब बेटा 97.75% की वैल्यू है ना, वो आपको सवाल में दी गई है 782, ये वैल्यू दी गई है। संख्या अपने आप में 100% होती है और हमें इसकी वैल्यू दी गई है। अब मैं आपको बता रहा हूं बेटा कि 100% की वैल्यू क्या बनेगी, उस पर काम करेंगे बाद में। पहले आपने नंबर को 25% बढ़ाया, बेटा 25% घटाया तो 4 में से 3 कर दिया, फिर 25% बढ़ाया 4 से 5 कर दिया, फिर आपने 20% कम करा, 20 कम करा तो 5 से 4 कर दिया, 5 से 4 कर दिया, तो ये रेशो तो आपस में कट ही गया। कुल मिलाकर 4 से 3 ही किया है, कुल मिलाकर आपने 4 से 3 ही किया है। तो आप ये कह सकते हो क्या कि सर 100% की वैल्यू आएगी 782 97.75 की और 100 की वैल्यू, ये ओरिजिनल नंबर आया, ओरिजिनल नंबर। लेकिन इस पर भी ये चेंज करना है, इस पर भी चेंज करना है, तो 3/4 की वैल्यू ज्ञात कर दीजिए, गुणा में 100 कर दीजिए, दैट्स ऑल। 25 चौका 100, 25 तिया 75, 2 2 7, 25 निमा 225, 2 5 एकम 25, 4 से 4 कैंसिल, इससे 2 कैंसिल, 600 आपके सवाल का उत्तर बन जाना चाहिए। बस इतनी सी तो जानकारी थी, इसमें क्या दिक्कत है। तो शीट नंबर 4 तक का जितना बेटा मामला है उसका पूरा कवर कर लीजिएगा, सारे सवाल बनाइएगा। कल हम शीट नंबर 5 पढ़ेंगे, तब उस पर आगे बात करेंगे। आगे डाउट क्लास भी आएगी विनय, तब बात कर लेना भाई, आज समय सीमा पूरी हो गई है। बताओ, आय में प्राप्ति 60% की वृद्धि हो गई, आय तुम्हारी 5 से 8 हो गई, कीमत आपने 5 से 4 कर दी है, तो भैया 1 से 2 हो जाएगी बिक्री। 1 से 2 का मतलब 100% बिक्री आपकी बढ़नी चाहिए, 100% काम आपका होना चाहिए। समय आज का सीमा समाप्त, कल बेटा मिलते हैं तो आगे बात करते हैं अगली शीट पे। आज इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अब थोड़ा रुक जाना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।